good evening, everyone. Hey guys, very good evening. Let's start now. Today we are starting with a new chapter, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. सबसे पहले तो आपको इसके नाम के अंदर कुछ दिख रहा होगा. इकोनॉमिक लॉ के अंदर बताओ आपके बुक के हिसाब से कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स होंगे आपके बुक में. इंडेक्स को चेक करिएगा, उसमें आपको फेमा दिख रहा होगा. फेमा एंड नॉट हेमा, राइट? दूसरा बोलो जल्दी से. अरे बोलो और बोलो. सरफाई से दिख रहा होगा, सरफाई से. तीसरी बात आपको वो दिख रहा होगा, क्या नाम? आईबेस से. नंबर चौथी बात मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. उसके बाद में 2 एक्ट आपको दिख रहे होंगे. क्या दिख रहा है? फॉरेन कुछ दिख रहा है क्या? एक तो आर्बिट्रेशन वाला है और एक फॉरेन ट्रेड कुछ दिख रहा है क्या? क्या है वो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, राइट? इस तरह से आपके सिलेबस में 6 चैप्टर्स होंगे, जिसके अंदर से इस बार जो चेंज हुआ है पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में, अगर आप पूछेंगे सर क्या चेंज हुआ है, तो ओनली वन थिंग विच इज चेंज, दैट इज व्हाट आईबीसी. आईबीसी के अंदर जो चेंजेस हुए, बाकी सारी चीजें प्रीवियस अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में कांस्टेंट है. देयर इज नो चेंज एट ऑल, राइट? सो दोस्तों, अगर इसका सिलेबस पूछेंगे हाउ मेनी मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क के लिए इसको पूछा जाता है और 6 चैप्टर्स इसके अंदर शामिल किए हुए. आईबीसी विल रिमेन सेम फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स. दोनों भी मैं वापस से कहता हूं, इन पूरे 6 चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज किसी को है तो वो आईबीसी को है. चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, दोनों में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आईबीसी के ऊपर आते हैं. बाकी सब अलग है और आईबीसी की इज्जत अलग है. बाकी 5 चैप्टर्स की इज्जत 20 मार्क और अकेले आईबीसी की इज्जत जो है 10 से 12 मार्क के लिए होती है. तो इसलिए आईबीसी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना जरूरी है. अब जब मैं आईबीसी पढ़ाऊंगा तो आपके दिल में आईबीसी को उतार दूंगा. आज के बाद में आपको आईबीसी में माहौल बनते हुए देखेगा. दोस्तों, आईबीसी विल बी योर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक. आईबीसी का वेटेज, बाकी 2 चैप्टर इतना अकेले का वेटेज है, तो इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है. वैसे तो आईबीसी, ये नाम जो है, उसके नाम में एक्ट ऐसा नहीं लिखा है, ये कोड लिखा है. कोड नहीं समझा? मैं और एक बार बोलूं क्या? इसके नाम में कोड लिखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. क्या है वो? कोड है, कोड. कोड. इट इज नॉट एन एक्ट. एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है. देवी और सज्जनों, ये एक्ट नहीं है. जब बहुत सारे एक्ट होते हैं, उन एक्ट में बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है. एक ही चीज के लिए अलग अलग एक्ट अलग अलग बातें करते हैं. उस समय पे दुनिया में एक चीज आती है जिसका नाम है कोड, जो सारे एक्ट को करता है लिंक. एक बार और कोशिश करता हूं मैं बोलने की. आपके सामने स्क्रीन पर लगातार आपको कुछ दिख रहा होगा. ये इतने सारी चीजें थी दोस्तों. सिका, डीआरटी, सरफाइसी, कम्युनिस्ट एक्ट, और फिर आया आईबीसी. आज सवाल ये उठ रहा है, ध्यान से देखना, आज का लेक्चर, आज के 30 मिनट जिसको नहीं समझेंगे, कल से आने की जरूरत नहीं, वैसे भी नहीं समझेगा. दोस्तों, आईबीसी का फाउंडेशन जानना जरूरी है. इससे पहले मैं आपको व्हाट इज आईबीसी सिखाऊं, आपको यह जानना जरूरी है व्हाई आईबीसी गॉट इंट्रोड्यूस. आखिर ऐसा भारत में अचानक से जेटली जी के दिल में क्या होने लगा? साल 2016 में जेटली जी ने अपने हाथों इस कोड को लॉन्च किया. आखिर भारत में हो क्या रहा था? दोस्तों, आप सभी जानते हो भारत की हालात बद से बदतर हो रही है इन टर्म्स ऑफ एनपीए. कैन यू प्लीज टेल मी एनपीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जितने लोगों ने बैंक ऑडिट किया होगा उनको अच्छे से पता होगा इस शब्द का मीनिंग क्या है. बोलो बच्चों. नॉन व्हाट? आवाज ठीक कर भाई. आवाज बड़ी करे. नॉन परफॉर्मिंग असेट इसका नाम होता है. आज भारत में, थोड़ा सा कम, ज्यादा कर, थोड़ा सा कम. आज भारत, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं. आज भारत में, बराबर, हाँ. आज भारत में आप सभी लोग जानते हो क्या रहा है? थोड़ा सा कम, थोड़ा सेट करने देखो. हाँ, नहीं, अरे वो आवाज नहीं सेट होना तो मैं हौले से करता, मुझे आवाज चाहिए. भारत में आज हो रहा है, आप देख रहे हो कितनी सारी केसेस होगी. थोड़ा सा कम करें, आवाज मेरी गूंज रही, मुझे नहीं चाहिए, बाउंस बैक हो रही. और इतनी कम भी मत करना कि मुझे और कम लगे. ओके, आज भारत में आप सभी जानते हो, और तू कम ही नहीं कर रहा, तू कर क्या रहा है? कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा. इधर वाले पे कर, फर्स्ट वाले पे, ऐसे क्या कर रहे हैं? ओके,
कितने बार वही बोल रहा हूं। ओके फाइन, उम्मीद है अब मैं जो बोलूंगा वो आखिरी बार बोलूंगा। वर्चुअल वालों बहुत माफी चाहते, असुविधा के लिए खेद है। कोई बात नहीं, अब सही है। दोस्तों, भारत में आज तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है एनपीए की। नीरव मोदी से लेकर आप विजय माल्या तक के सारे लोगों को याद करिए, उसमें हर किसी इंसान ने बैंक को सिर्फ डुबाया है और सिर्फ डुबाया है। आज बैंक की हालत भारत में बद से बदतर हो रही है। आप बैंक अपने ही पैसा, अपने ही डेटा से भीख जैसा मांग रही है। दोस्तों, बहुत सोचने वाली इस गंभीर समस्या आ चुकी है भारत में। जो एक जमाने में बैंक किसी और का सहारा बनती थी, उसको ही सहारे की जरूरत हो गई। भारत के बैंक की पोजीशन, यू वोंट बिलीव, इतनी खस्ता हालात में बैंक है। सारी बैंक मरी पड़ी है। हर रोज एक बैंक का नया दिवाला निकलता है। जैसे नीरव मोदी का नया कांड आप सभी को जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को धोवा करके रखा है। वैसे न जाने कितने नीरव मोदी अभी भी भारत में मौजूद है, जो ठग बन के, ठग समझता है, ठग बने हैं, महाचोर बने हैं। वो बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में अभी भी ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं जो इन बैंक को सहारा दे और अपने ही पैसे निकालने के लिए ताकत दे। आज बैंक मारे मारे भटकती है, घूमती है। चंदा जी से तो मेरी बचपन की दोस्ती है। चंदा जी मेरे पास में आती है, रोती है। मैंने कहा चंदा, बोले भैया। मैंने कहा तुम रोती क्यों हो? बोले प्रॉब्लम ही ऐसी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं मेरे फाइनेंशियल के बारे में। जब उन्होंने मुझे बैलेंस शीट दिखाई तो बैलेंस शीट में मैंने जब देखा अकेली बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का अपना अकेले का एनपीए 42,000 करोड़ है। मैं 42,000 रुपए नहीं बोला, ढोक लो, 42,000 करोड़ रुपए। मतलब सोचिए, एक एक बैंक का एनपीए। एनपीए उसको कहते हैं जिसमें उनके डेटर्स उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का भी डिफॉल्ट हो रहा है, अपने ही पैसे मिलने से वो लोग वंचित है। दोस्तों, अगर कोई भी बैंक का बेसिक काम होता है, कोई भी बैंक का कैमरा के बीच में आ रहा है, वो नीचे से आना। कोई भी बैंक का बेसिक काम होता है, तू भी समझ रहा नहीं मेरे इशारे को। कोई भी बैंक का बेसिक काम होता है पैसे देना, पैसे लेना। सोचो, अगर मैंने आपको पैसे दिए और आप मुझे वो पैसे ही नहीं दे रहे हो, तो मैं किसी और को कैसे दूंगा? मेरे पैसे चलन में नहीं, बैंक के पास में लिक्विडिटी नहीं रही। दोस्तों, बैंक के इस खस्ता हालात को देखते हुए अब हमारे सरकार ने सबसे पहली बार 1985 में एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, आपके सभी के सामने स्क्रीन पे, जिसका नाम था सिकार। क्या नाम था? सिकार। सिक कंपनी के लिए स्क्रीन पे देखिए, हौले से मत करिए। सिक्का नाम था। क्या है ये सिक्का? सिक वाज सिक्का लाया था। तो उसका बोलना क्या था? जब कंपनी सिक हो जाए, मरने लगे, अबाउट टू डाई हो, ऐसे समय पे हम उससे पैसे कैसे निकाल सकते हैं, वो सिक्का में लिखा था। मतलब मैं बैंक हूं, आप एक कंपनी हो, आप मर रहे हो, आपकी कंपनी अबाउट टू डाई है। ऐसे हालात में आपको मरते इंसान से पैसा कैसे निकाला जाए, वो सिक्का में लिखा था। फंडामेंटली एक्ट ही गलत है, जिसका निर्माण ही गलत चीज के लिए होता। मुझे बताओ, कैंसर स्टेज नंबर 1 पे था, आपने उसको दवाई नहीं दी। 2 नंबर पे कैंसर नंबर स्टेज नंबर 2 पे हो, आपने उसको इग्नोर किया। 3 नंबर पे बोले जाने दो। 4 नंबर पे जब वो मरने आए, बोलते आप देखते कैसा रिकवर हो सकता है। दोस्तों, स्टेज 4 तक उस इंसान को जाने तक आपने रिकवरी के बारे में कोई भी एक्ट नहीं बनाया। एक्ट बनाया किसके लिए? जब आदमी मरने आया तो उससे, अरे अगर काश उसके स्टेज 1 पे ही आप ऐसा लॉ बना देते कि हम उससे अपना पैसा रिकवर कर लेते, तो स्टेज 4 तक जाने की जरूरत ही ना पड़ती। सिक एक्ट ट्रिगर कब होता है मालूम क्या? जब कंपनी सिक हो जाती, मतलब अरे अगर उसके थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वो मरने वाला है, उसी समय पे पैसे निकालते तो कुछ थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते।
ये एक्ट, आप यही बोलेंगे ना सर इतने सारे एक्ट आया क्यों, और इतने सारे एक्ट थे तो 2016 में कोड आया क्यों? अरे दोस्तों, ये सारे एक्ट में एक ही चीज लिखी है कि बैंक और आज के क्रेडिटर्स अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं। ये सारा चाहे सिक्का हो, चाहे 1993 का डीआरटी हो, चाहे 2002 का सरफाइसे हो, इन सारे एक्ट का निर्माण एक ही चीज के लिए हो, जिसका नाम है अपने ही पैसों को रिकवरी करवाना। देविया सज्जनों, आपसे एक बात समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, एक तो सिक्का के बाद में उन्होंने और एक एक्ट लाया जिसका नाम है डीआरटी। आप जानते नहीं, 1985 में जब सिक्का आया था, उस समय प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर मान लीजिए मैं एक बैंक हूं और मैंने पैसे दिए हुए, मैं जो कह रहा हूं ना उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे गुजर रहा हूं, यह समझाना इस एक्ट में, ये आईबीसी के 10 मार्क पक्के। देवी और सज्जनों, अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि डीआरटी को लाया क्यों गया। डीआरटी मतलब क्या? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है। इसके पहले तक भारत में अगर अपने को अपना पैसा रिकवर करना है, देयर वाज नो सेपरेट ट्रिब्यूनल अवेलेबल। हम लोग को आर्म कोर्ट में जाके अपनी केसेस को फाइल करना होता था। आर्म कोर्ट ऑलरेडी व्यस्त है अलग चीजों से, और मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए भारत के ट्रेडिशनल कोर्ट में जाके बोल रहा हूं प्लीज मेरे पैसे निकाल दो ना। अब सोचो वो कोर्ट क्या मदद करेगा जो ऑलरेडी इतना एंगेज है फालतू चीजों में। इसलिए 1993 में इमरजेंसी हालात में 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को इंट्रोड्यूस किया, ताकि आज के बाद में कोई भी बैंक और कोई भी क्रेडिटर को अगर अपना पैसा रिकवर करना है किसी भी डेटर से, तो वो सामान्य कोर्ट में नहीं जाएगा, वो नाम मिलेगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा। हमें लगा था इससे राहत मिलेगी, हमें लगा था इससे कुछ फायदा होगा, बैंक अपने एनपीए रिकवर कर पाएगी। पर भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आपकी बार भी हुई निराशा। आपकी बार भी बैंक की रोती हुई सूरत से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि बैंक अपने ही एनपीए निकालने में अभी भी हुई असफल। सोचो, एक बैंक का इस तरह से एनपीए बढ़ाना, आप बताओ देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्या? कोई भी देश चलता है उसके बैंक की वजह से। बैंक इज द बैकबोन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी देश प्रोग्रेसिव जब बनता है, उसकी बैंक उसके प्रोग्रेस में सबसे बड़ा हाथवार लगा सकती है। आपको समझना जरूरी है, जब भी कोई स्टार्टअप इंडिया में आएगा या कोई भी जब भी धंधा चलेगा, वो धंधे की लाइफलाइन जो होती है ना, वो बैंक से निर्माण होती है। आप जैसे बच्चों को, जैसे महेश की आंखों में कुछ सपने हैं, आंखों में सपने लिए घर से हम चल दिए। महेश बोल रहा है मेरी आंखों में सपने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और महेश गया देना बैंक के पास में। देना बैंक को बोला, देना बैंक देना बैंक मुझे देना, धक्के मार के निकाला महेश को। महेश के आंखों में सपने, दिल में उमंग, काम करने की चाहत, सारे चकनाचूर। महेश को बोला गया, हे महेश, तेरी आंखों में मुझे विजय माल्या दिखता है, मुझे लगता है तू विजय माल्या है। कोई भी बैंक आज कोई भी नए आदमी को लोन देने को तैयार नहीं, उनको लगता है ये भी विजय माल्या जैसा गद्दार निकलेगा। सोचो, अच्छे लोगों की इज्जत नहीं बची। एक भारत जिस जमाने में एक दूसरे पे विश्वास करते थे लोग, आज इस बैंक की दुनिया में दोस्तों कोई भी इंसान को बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। उनको लगता मैं पैसा दूंगा ये भी एनपीए हो जाएगा। हालांकि महेश बहुत ईमानदार आदमी, महेश जैसा सच्चा आदमी, अगर काश इसको सही समय पे मिल जाते पैसे, तो इस बंदे का टैलेंट वेस्ट नहीं होता। इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। काश इसको सही समय पे पैसे मिल जाते, ही वुड हैव क्रिएटेड वंडर्स। ऐसे इंसान, ऐसे कई भारतीय लाखों की तादाद में अपने सपनों को गोली मारते हुए रास्तों में भटक रहे हैं। शुक्रवार पेट में आप मुझे जवाब देंगे, गली के मारे कुछ लक्ष्मी नगर में घूम रहे दिल्ली में, और कुछ जयपुर के लाल कोठी में घूम रहे। देवियों सज्जनों, ये सारे लोग जिनकी आंखों में सपने, काश इनको सही समय पे अगर पैसा मिल जाना तो आने वाले जमाने में यही बनेंगे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। 1 लाख करोड़ की कंपनी ये लोग बना सकते, इतना टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है।
अफसोस, इनके सपने आंखों तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि इनके सपनों की पूर्तता करने के लिए रोकड़ा चाहिए और रोकड़ा देने के लिए बैंक चाहिए। पर जो बैंक जिसके ऑलरेडी पैसा इतने एनपीए हुए हैं, वो ऐसे लोगों को क्या पैसे देंगी? आज बैंक को खुद को पैसे देने का समय आ चुका है। किसी कंट्री के लिए बैंक का एनपीए का ज्यादा पैसा कन्वर्ट होना, ऐसे ठग महाठग लोग निर्माण होना, उसके इकोनॉमी के लिए घातक साबित होते हैं। क्योंकि बैंक के पास अगर पैसा नहीं होगा तो बैंक अपने जैसे लोगों को पैसे कब देंगे? और अपने जैसे लोग जो टैलेंटेड है, अगर इनको पैसे नहीं मिले तो भारत में नए नए धंधे आएंगे कैसे? भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी कैसे? समझ में आ रहा है? तो एक बात आपको समझना है, भारत में बहुत अच्छे कठोर स्ट्रिंजेंट कानून की जरूरत थी उस जमाने से, जो भारत के बैंक्स को समृद्ध बनाए, भारत के बैंक को मजबूत बनाए। अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक लाचार जैसा घूमती थी। सोचो, मैंने आपको पैसे दिए, मैं एक बैंक हूं, मैंने आपको पैसे दिए, मैं मैरिज पैसे मांग रहा हूं और तुम मेरे मजे ले रहे हो लंदन जाके। विजय माल्या बोलता क्या उखाड़ना उखाड़ लो। सोचिए, सोचने वाली बात है। पूरा इंडिया इस चीज का चश्मदीद गवाह है। 9,000 करोड़ लेके ये छिछोरा उधर से लंदन में बैठा हुआ है, हम उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। ये भारत की सबसे बड़ी असफलता है। चोर है, चोर, महाचोर है वो। नीरव मोदी जैसे लोग और इसके देख के और वो भी फरार हो रहे हैं। सोचो, भारत में, भारत के बैंक के पास आज इतनी पावर नहीं कि इन जैसे महाचोरों को, महापापियों को, समाज के कलंक को, विनाशकों को, बुजदिलों को, भारत के नहीं, आज रोकना मत मुझे, आज छोड़ता नहीं। भारत के बैंक को इतनी सी भी पावर नहीं कि ये अपना पैसा लीगली वसूल कर पाए। वो वहां से बोलता है मैं इंडिया में आऊंगा कंडीशन पे, मेरे पैसा डिस्काउंट देते क्या, इंटरेस्ट मुझे माफ कर। अरे तेरी क्या औकात बे, जब तू मीठा मीठा बोल बोल के हमसे तूने पैसे ऐंठ लिए, अब वहां से बोलता है इतना डिस्काउंट देते क्या, सेटलमेंट करते क्या। मतलब अभी वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना क्रेडिटर हो गया। साला मेरा बैच तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने प्रिंसिपल से वंचित हूं। देवी और सज्जनों, ये कौन सा भारत देश है, कौन सा देश है जहां पे बैंक को अपने ही पैसे लेने के लिए भीख मांगना होती है। इसीलिए बैंक में एक बैंक के लिए एक अच्छे कानून की जरूरत थी। इसलिए साल 2002 में अरुण जेटली जी ने, जब अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते, उस समय भी 2002 में, आई थिंक वाजपेयी गवर्नमेंट थे उस दिन, वाजपेयी 2002 में वाजपेयी थे। और उस समय क्योंकि अरुण जेटली वैसे बीजेपी के बंदे तो कांग्रेस में तो आए नहीं होंगे, अदरवाइज चिदम्बरम थे। पर उस समय वैसे ही अरुण जेटली एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। पूरे इंडस्ट्री में अगर 2-4 लोगों का, अगर होशियार लोगों का नाम है ना, उसमें अरुण जेटली एक है। पूरा बहुत एक्सट्रीमली सुपर एक्सट्रीम टैलेंटेड। उनके शब्दों को सुनना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बातें बोल जाते जो चार्टर अकाउंटेंट को भी समझ में नहीं आएगी। तो क्या बोले, क्या दिमाग ले, ऐसे वैसे कोई इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना। देवी और सज्जनों, मोदी जी बहुत होशियार इंसान है। जो इंसान एमपी नहीं बना, खासदार नहीं बना है, उसको तक इंसान इलेक्शन में हारा हुआ है, फिर भी वो इंसान भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी है और क्या बोलते हैं एमसीए का हेड भी है। देवी और सज्जनों, ऐसा नहीं 2002 में उनकी होशियारी तो हमने 2002 में देख ली थी, जब उन्होंने सरफाइसी को लाया। सरफाइसी का लॉन्ग में देखो, वो सरफरोशी नहीं है छिचोरो, सरफाइसी है। क्या है? सरफाइस है। ये सरफाइसी जो है ना, सरफाइसी हैज गिवन बैंक ह्यूज पावर। बैंक को बोला गया बैंक आज के बाद में अपने पैसे वसूलने के लिए किसी डीआरटी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें अपना ही पैसा वसूलना है तो तुम्हें बैंक के हाथ, तुम्हें कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। बोले डीआरटी की भी नहीं, क्योंकि डीआरटी 1993 में, ध्यान से सुन लेना, और सरफाइसी आया 2002 में, तब्बल 9 साल तक भी। हमें लगा था 9 साल के अंदर भारत में एनपीए में खास सा आंकड़ा कम हो जाएगा। 9 साल बीत गए दोस्तों, 9 साल बीते,
एनपीए का कम होना तो बहुत दूर की बात, एनपी बहुत ऊपर गया। सिका वॉज अ प्रिंसिपली फेलियर। डीआरडी ने कुछ उखाड़ नहीं लिया, बल्कि डीआरडी ने वापस से हार्डली कुछ थाउजेंड्स ऑफ केसेस डीआरडी सॉल्व कर पाया। भारत के एनपीएस 1,00,000 आई थिंक 1,08,000 करोड़ के ऊपर थे। उस जमाने के 1,08,000 करोड़, 2002 की बात करो, 16 साल पहले। जेटली इस चीज को फोरकास्ट कर रहा था। जेटली जी भारत के लिए कंसर्न हो रहे थे कि कुछ करना पड़ेगा। बैंक को अगर ऐसा ही करने दिया तो एक जमाने में बैंक मर जाएगी और इंडिया में पैसा मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरफाइसी को लाया, सरफाइसी करने लगा, हे बैंक, हे बैंक, हे बैंक, अगर तुम्हें अपना ही पैसा वसूलना है तो तुम्हें कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। अब तुम ही उसके नाम में लिखा है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉर सिक्योरिटी। इसका मतलब जो चीजें गिरवी रखी है वो बैंक अब खुद बेच सकती है। अगर मान लीजिए डीआरडी था ना, अगर तुमने मुझसे पैसे लिए और तुम दे रहे नहीं, और तुम्हारी लैंड मेरे पास गिरवी रखी है, मेरी क्या मजाल में अब तुम्हारी लैंड बेच दी। सोचा है वो सो हेल्पलेस, आपकी गिरवी रखी जगह भी मैं बेच नहीं पाया। अरे किस काम का भारत है जहां पे गिरवी रखी चीजों को भी बेचने आ रहा है। 2002 में बोले नौटंकी बंद करो, बैंक को क्यों डीआरडी के पास जाना है रे? हर चीज के लिए डीआरडी के पास जाए क्या? जो चीजें गिरवी रखी है बैंक अपने दम से उसको बेच सकती है। बैंक वॉज सो एम्पावर्ड, बैंक वॉज स्ट्रेंथन्ड, बैंक हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, बैंक वॉज एबल टू मेक सेल ऑन देयर ओन। फिर आप बोलेंगे सर सरफाइसी में ऐसा क्या हुआ? सरफाइसी में हुआ क्या? सरफाइसी में हुआ क्या मालूम है? सरफाइसी ऑल्सो हैज बिकम बिग फेलियर। सर हुआ क्या था? सरफाइसी तो अच्छा लग रहा देख के, इट साउंड्स गुड। 2002 से लेकर 2016 14 साल बीत गए देवी और सज्जनों, 14 साल। इन 14 सालों में कुछ भी नहीं बदला। एनपीए आसमान छूने लगे, भारत का एनपीए पाइलअप होने लगा, बैंक के हालात हर रोज विजय माल्या पैदा होने लगा। और अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक वॉज हेल्पलेस। वापस 2016 में जेटली जी को होश आया, जेटली जी को होश आया। और आप सभी जानते हो मोदी जी को आपने भाषण करते सुना है, मोदी जी को आपने भाषण करते हुए सुना है। मोदी जी अक्सर अपने भाषण में बहुत कुछ ज्ञान की बातें करते। मोदी जी हमारे फेवरेट लीडर है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई संकोच नहीं है। पर जब क्या हुआ, एक बार मोदी जी भाषण देने लगी, जेटली जी पीछे बैठे थे। मोदी जी बोलने लगे, हम भारत को एक नए ऊंचाई पर ले जाएंगे। 2025 में भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जेटली जी बोले साहब ये धीरे बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो। बोले तो चुप यार, मैं जब बोल रहा तो बीच में मत बोला, ऐसा कौन बोल रहा है? मोदी जेटली को वापस चालू हो गए, हम भारत में इतने स्टार्टअप लाएंगे, इतने स्टार्टअप लाएंगे। उधर जेटली बोले रुको साहब बोलो मत, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार मैं बोल रहा हूं ना, तो समझ रहा नहीं क्या? लेट मी स्पीक फर्स्ट। हम भारत में इतने स्टार्टअप लाएंगे, भारत को एक मजबूत इकोनॉमी बनाएंगे। वैसे मोदी जी की जो थी भावनाएं बड़ी बहुत अच्छी थी। ही वॉज टॉकिंग इन वॉट गुड इंटेंशन, गुड फेथ। उनको लगता है मुमकिन है। जेटली जी ने बोला साहब सोच के बोलो साहब। जैसे भाषण खत्म हुआ, जेटली जी ने मोदी जी को अकेले में ढूंढा। अगली बार जो भाषण लिखेंगे ना, मैं लिखूंगा। जब भी इस इकोनॉमी और फाइनेंस की बात हो ना, पहले मैं वेरीफाई करूंगा आप क्या बोल रहे हो। आप बैक टू बैक ये करेंगे वो करेंगे, अरे कहां से करेंगे? कहां से लाएंगे स्टार्टअप? सुपर इकोनॉमी बनाएंगे, कहां से बनाएंगे? देखा है बैंक को? बोले तुझे प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं है मोदी जी,
हालात को समझो। भारत को प्रोग्रेसिव बनाना आपका सपना बहुत सही है, सोचने वाली बात है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या। स्टार्टअप करेंगे 10 बार आपने कहा, पर आपने मुझसे कभी पूछा है स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए जो बैंक के पास नहीं है। सुपर इकोनॉमी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बैंक खोखली हो रही है, मर रहे हैं वो, कहां से देंगे इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए पैसा? पर तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं आपके सारे सपने पूरे हो, और सपने पूरे होंगे जब बैंक भारत की विकसित और समृद्ध और सुशील बनेगी। बोले क्या करना होगा बैंक को समृद्ध बनाने के लिए? ऐसा कोई तो एक्ट चाहिए मोदी जी जो बैंक को पावर दे। आज भारत के एनपीए 2015 चल रहा है मोदी जी, सोचने की बात है। 2015 चल रहा है, बैंक की हालत खस्ता हो रही है। हमें एक इमीडिएट ताबड़तोड़ एक ऐसे लॉ की, एक ऐसे कंप्लायंसेस की जरूरत है जिसके चलते सारे के सारे बैंक वाले अपने पैसा रिकवर कर पाए। मोदी जी बोले तुझे एग्जैक्टली होता पॉइंट पे तुझे बोलना क्या है? बोले मुझे एक्ट बनाने दो, मुझे कुछ ऐसा करने दो ताकि बैंक अपने पैसे झटपट निकाल सके। बोले तुझे आजादी, तुझे जो करना कर दे, पास करवाना मेरा काम। जेटली जी ने कर दिया चालू काम। 2016 में आईबीसी को लाया वापस। इंटेंशन सरफाइसी वही था, चाहे सरफाइसी हो चाहे आईबीसी हो, इंटेंशन एक ही है, एक ही बात, हम सबका एक ही ध्यास, भारत का हो फिर से विकास। और भारत के विकास के लिए देवी और सज्जनों, बैंक्स का आगे बढ़ना जरूरी। और बैंक के इस विकास के लिए 2016 में इस कोड को लाया गया। और जेटली जी ने आईसीआई को भी कॉल किया, इसको सिलेबस में तुरंत डालो। बोले साहब अभी हमारा जो है ना वो सिलेबस रिलीज हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या? हम कौन है? जेटली बात कर। हम अरुण जेटली साहब है, इज्जत में तीनों को, CWS, CS, CA। जल्दी बोले साहब एग्जामिनेशन 2 महीने बची है, तुमको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? और उसको सबसे ज्यादा वेटेज दो इसको। बोले क्या है इसके? पूछना नहीं, तुरंत आना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लिया जाए। तीनों भी सिलेबस ने नोटिफिकेशन धार 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 फॉर दिस अटेम्प्ट। समझ नहीं रहा लोगों को, एग्जाम 2 महीने पे आई। लोग सोच रहे थे कि जो 6 महीने पहले जो चीज आती है वो एग्जाम में आती है। पहली बार आईसीआई के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो चीज 2 महीने पहले आई थी एग्जाम, और वो भी 10 मार्क के लिए कॉम्प्रोमाइज थी। जेटली जी बोले इससे बंद करा दो क्या? ऐसे को बंद कराओ क्या? लाओ क्या? नफरा लाओ क्या? मैं कौन हूं? मुझे सब मालूम है क्या कर सकते हो। बोलू कि मोदी जी को बोलू क्या? बोले नहीं, अभी लाते अमेंडमेंट लाए 10 मार्क के लिए, और एप्लीकेबल हुआ। बच्चे हैरान परेशान हो कि क्या हो रहा है, का कौन आईबीसी? नाम में ही दर्द है, आईबीसी। अरे भाई नाम का लॉन्ग फॉर्म तो समझे भाई, है कौन, ये क्या है क्या? किसको भारत में किसको पता नहीं, आज के पहले आईबीसी सुना नहीं। अरे भाई है क्या ये, कहां से आया? बच्चों के मुझे कॉल पे कॉल, बोले सर आईबीसी आया। मैंने कहा आईबीसी आया। उसके बाद में आई टुक अराउंड 1 month टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईबीसी। बहुत पढ़ाई किया। देन आई अपलोडेड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। फिर पूरे भारत को मैंने समझाया। आई वाज द फर्स्ट वन टू अपलोड। मेरे आईबीसी के लेक्चर 1 साल पहले देख लेना, सबसे पहले आया ओनली अपलोडेड। अभी कुछ 2-2.5 लाख व्यूज होंगे उसको। मतलब चाहे सीएस वाले हो, चाहे यहां तक कि प्रोफेशनल लोगों ने भी देखा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे कई प्रोफेशनल केस में सर क्या बोला आपने, भारी बोला। 9 घंटे का लेक्चर डाला था मैंने आईबीसी के ऊपर, क्योंकि उस समय वक्त की नजाकत थी ना, एग्जाम अटेम्प्ट था। चाहे मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट में काम करना था। मैं ये नहीं देख रहा था मेरे स्टूडेंट को ही दूंगा, ऐसा नहीं। मैंने लगा कोई भी बच्चा हो भारत का, उसको जरूरत थी 10 मार्क के लिए ना भाई, ऑप्शन ही नहीं। 10 मार्क बोल तो खत्म ना, 10 मार्क आ गया, उसमें मान लो कि 5A आया आईबीसी, और आपको 5B का आंसर आ रहा है, और 5A कौन सा है? आईबीसी। तो आपका क्वेश्चन 5 चला गया, मतलब वो आ गया, कंपल्सरी में आ गया फर्स्ट में। बिकॉज ये जो था ना, इसका माहौल बनाना बहुत जरूरी था। क्योंकि भारत का 2019 में अगर मोदी जी को वापस से चुन के आना था,
तो सोचो उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी थी। अगर मोदी जी भारत को सच में उस लेवल तक पहुंचाना चाहते जो सोचते हैं ना, उसके लिए भारत के बैंक का अच्छा चलना उसके लिए सबसे बड़ी पहल है। आज चाइना से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहते 30 साल का फर्क है हमारे और उनमें। इतना वो डेवलप्ड है और इतना हम लोग अनडेवलप्ड है। चाइना के कभी आप ट्रेड फेयर में जाओगे, आपको उस दिन समझेगा इंडिया की औकात क्या है। हम भारत में रहते हैं, नो डाउट, हम लोग कई कंट्रियों से आगे। व्हेन वी कंपेयर आज से, उतनी ही जनता उधर है, उतनी भी जनता इधर है, उतनी ही पॉपुलेशन उधर भी है। पर लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, लुक एट द लॉ, look at the compliances, look at the banks, how they have managed everything. मोदी जी एक दिन भारत को वहां पहुंचाना चाहते हैं, पर उसके लिए बैकबोन चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना साउंड चाहिए, उसके लिए बैंक उतनी समृद्ध होना जरूरी है। इसलिए इसको लाया ताकि 2019 तक कुछ तो इंडिया में हिले। और कई हद तक इस एक्ट ने भारत को ये सब करने में हेल्प करी है। आप मुझसे एक सवाल तो पूछो, सर सरफाई जब अच्छा था तो फिर आईबीसी क्यों आया? जरा सरफाईसी के बारे में देखो। ये सरफाईसी का एक सेक्शन नंबर 13 है, उसमें बताओ क्या ड्रॉबैक है। अगर कोई बंदे का कोई ड्यू आया, मतलब बैंक का ड्यू आया, वो दे रहा नहीं, 90 दिन में एनपीए हो जाएगा, तो फर्स्ट डे पे उसको नोटिस नहीं भेज सकता है, एनपीए होने तक वेट करना पड़ेगा। 90 दिनों के बाद में एक्स डेज में बैंक उसको नोटिस भेजेगी। उसके बाद में 60 दिनों के अंदर वो रिप्लाई देगा कि आखिर वो पैसे क्यों नहीं दे रहा। मतलब 90 किलो क्या चुना, मान लो 40 दिन बाद नोटिस दिया होगा तो 130 तो इधर गए। 90 दिन को एनपीए होने दिया, 40 दिन के बाद में नोटिस दिया, 130 दिन गए, और 60 दिन वो टाइम लेगा, भाई मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे। 190 दिन को चुना लगे, मतलब 190 दिन में अभी सिर्फ हमने यही इंफॉर्मेशन हुआ कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद में अगर वो कुछ भी बोले, अभी भी पैसे मिलेगा नहीं, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसके बाद में सरफाईसी ने 190 दिन के बाद में आपका बैंक को, तुमने जो भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है, अब तुम उसको बाजार में बेच सकते हो। कब? 190वें दिन के बाद। अरे सोचो, उसकी शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी। कौन सी फैक्ट्री? और ऐसी बाजार में बिकेंगे, बोले ले लो आप हमारी शुगर फैक्ट्री, तो क्या करूं मैं उसका? वो क्या चीज मार्केट में तुरंत बिकने वाली है क्या? कोई भी बड़े बड़े कंपनी के एसेट से बोले तुम एक्वायर कर ले, तो मतलब बिक गई क्या? उसकी पुरानी गाड़ी बिक गई क्या? उसका भंगार आइटम बिक गया क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अटैच करा इसका मतलब नहीं तुरंत बिक गई। अटैच के बाद में ईयर्स जाते हैं वो माल बेचने के लिए। ये क्या वो शुगर फैक्ट्री क्या ओएलएक्स में नहीं बिकेगी आपकी? इट विल टेक टाइम, इट विल टेक ईयर्स टू सेल इट आउट। सोचो बैंक को पैसा कब मिलेगा? सरफाई से आके भी कुछ उखाड़ नहीं लिया इसने। समझे हम क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टैंड करो। इसलिए बच्चों को अब ऐसा एक जरूरी था, जेटली जी ने शातिर दिमाग लगाया, मोदी जी और जेटली जी साथ में, जेटली कुछ तो करे यार, अपन भारत को आगे लेके जाएंगे दोनों मिला के, तो कुछ तो जुगाड़ कर। बोले साहब ये क्या करना है इसका? बोले मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रही, हम आईबीसी लाएंगे, एक कोड लाएंगे। ये जितने एक्ट ना, डीआरटी, सिक्का, सरफाई से, उसमें कंपनीज एक्ट अलग बोलता है कुछ। अगर आपके पैसे डूबने लगे ना तो कंपनी एक्ट कुछ देखो ना मतलब अगर अपने पैसे डूबने लगे ना, 6 एक्ट अलग अलग बातें करते, मतलब किसमें तालमेल नहीं उनमें। भलता का देखो ना, ये ऐसा सीक्वेंस भारत में ऐसे लगा है, देखो पहले ये आया 90, वो तो कुछ भी और ही बोल रहा था, फिर सीखा कुछ अलग बोलने लगा। मुद्दा सबका एक ही से, एनपी को कैसे रिकवर करना, ये कुछ अलग बोलने लगा, ये कुछ अलग बोल रहा है। 2013 का कंपनी एक्ट कुछ अलग ही बोलता है। मतलब मैं आईसीआईसीआई बैंक अगर हूं या मैं एसबीआई हूं और आप मेरे पैसे डुबा रहे हो ना, मुझे पहली बार तो यही समझता नहीं मुझे कौन से एक्ट में घुसना है। मैं डीआरटी से जाऊं या मैं सिक्का से जाऊं, मैं सरफेसी से जाऊं, और सब अलग अलग रास्ते हैं, रास्ते अलग, उनके काम भी अलग, प्रोसीजर अलग। इसलिए भारत में एक यूनिफाइड कोड की जरूरत थी। नाम आया आईबीसी, इसका नाम कोड है। जितने भी एग्जिस्टिंग, इसलिए उसका नाम कोड है, एक्ट नहीं है। वो कोई नया एक्ट नहीं बना है। इन सबको तालमेल करने के लिए अब इनकी सबकी भाषा एक जैसे होगी। अगर कहीं भी ऐसा लग रहा होगा ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ये सब लोग वही करेंगे जो आईबीसी कर रहे हैं। आईबीसी में एक वर्ड यूज करते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग, भाड़ में जाओ तुम सालो, मैं आईबीसी, तुम्हारी ऐसी के तैसी। आईबीसी मतलब क्या है? ओवर राइडिंग इफेक्ट है, बहुत भारी है वो।
मतलब वो बोलता तुम जो अगर मान लो इधर आईबीसी कुछ अलग बोल रहा है, बोलो ना, और उधर वाइंडिंग अप कुछ अलग बोल रहा है कंपनी सेट का, तो आईबीसी को आग दिखाएंगे, हाँ बोले साहब मैंने कुछ बोला ही नहीं। मतलब अगर दो एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, एक आईबीसी अलग बोल रहा है और कंपनी सेट अलग बोल रहा है, या सरप्राइज, तो जीत किसकी होंगी? इतना पावरफुल है वो। सारे एक्ट को बोला तुम सुधर जाओ, अब तुम वैसे बन जाओ। ऐसा नहीं कि बंद हो गए, हमारे सिलेबस में सरप्राइज ही पढ़ना है हमें, सरप्राइज हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक लॉ में है। ऐसा मत सोचो पूरा एक्ट गया, पर इसका सरप्राइज के अंदर का जो एक पॉइंट रिकवरी वाला, वो अब इसकी सुनेगा। ऐसा नहीं कंपनी सेक्ट 2013 बंद हो गया, कंपनी सेक्ट के जो जो सेक्शन ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि आपको मैंने एक सेक्शन बताया, देवी और सज्जनों मैंने आपको बोला था, क्या तुम्हें याद है, जब भी आप किसी को पैसा देंगे उस पैसे का सीक्वेंस कैसे होगा, किस सीक्वेंस में पैसे दिया जाए, कुछ याद कर। वाइंडिंग हम बोल रहा है ऐसे ऐसे देंगे, ए आईबीसी वाले चुप, क्या ऐसे ऐसे देंगे, समझ रहा नहीं कि पापा बोल रहे, अमेंड कर अपने आप को, मैं बोल रहा हूं मैं पापा हूं तेरा, समझेंगे। तो जो आईबीसी को, अगर आईबीसी कुछ अलग बोल रहा है, ऐसे सीक्वेंस में पैसे देना चाहिए, आईबीसी ऐसा बोल रहा हूं और वाइंडिंग कुछ अलग बोल रहा हूं, तो किसको चेंज होना पड़ेगा? वाइंडिंग को। मतलब ये ओवर राइडिंग इफेक्ट है, जहां भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ये सबका सफाई कर सामने वाला हम है, क्योंकि 2016 का लेटेस्ट है ना भाई, सारे एक्ट को उनके वीकनेस को बोलो आगे हटाने के लिए लाया है इसको, जहां पे भी कहीं कमजोरी होगी ये बोलेगा फाइनल, सुन के लोग बहुत आगे जाएंगे। अभी तक की जितनी भी थे ना, जितने भी इन्होंने सब ने कंपनी को, जैसे सिका की बात कर रहा हूं या फिर किसी की बात कर रहा हूं, मारने के प्लान बनाए, मारने के, और आईबीसी बोलता तारने के। क्या बोलता मैं? तारना, उभारना। क्या बोला मैंने? क्या बोल रहा? ताड़ना नहीं बेटा, तारना, तारने, उभारने, कम बैक, रिजॉल्व, रिवाइवल। इंग्लिश समझा? रिवाइवल क्या? रिवाइवल किसी को बर्बादी से ऊपर उठा देना, रिवाइव कर देना। आईबीसी एक्ट क्या बोलता है मालूम क्या? पैसे नहीं दे रहा, गया पैसे नहीं दे रहा, जैसे मैं बैंक हूं, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, सरफाइसी तो क्या बोलता है? 190 दिन बाद काम चालू होगा। आईबीसी क्या बोलता है? मान लो मैं बैंक हूं, आपने पैसे नहीं देना, पहला ही दिन फर्स्ट डे यू आर नॉट मेकिंग माई पेमेंट। मैं कौन हूं? एसबीआई हूं। मैं जाके तुरंत एनसीएलटी के पास जाऊंगा, एनसीएलटी देखो, मेरे पैसे दे रहा नहीं, बोल दो, बोले एनपीए हो गया, बोले नहीं, बोले कोई बात नहीं, एनपीए की जरूरत नहीं है। अगर आपने पैसा दिया नहीं, 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए केवल है, 1 लाख रुपए सोचो, जो 9,000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर तुम सिर्फ छपरी 1 लाख रुपए भी मेरा दे रहे नहीं हो, तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा, बोलो क्या तुम्हारा, फिर आपकी कंपनी अब आप नहीं चलाओगे। एनसीएलटी को लगता है मेरे बात में दम है, तो एनसीएलटी आपकी कंपनी के बजाने के लिए आपकी कंपनी के सारे लोग हटा देंगे। आपकी कंपनी जो एक जमाने में कंपनी ऑफ मेंबर हुआ करती थी, कंपनी ऑफ शेयर होल्डर हुआ करती थी, अब वो बन जाएंगी कंपनी ऑफ क्रेडिटर। बोले सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेंगे? सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खाली करो जगह, उठ रहे आजा। बोले हमारी कंपनी है नहीं थी, सब गेट लॉस्ट, सारे के सारे डायरेक्टर को कट, बाहर पेस्ट। फिर कंपनी चलाएगा कौन? क्रेडिटर के बिहाफ में एक बंदा आएगा जिसका नाम है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जनरली सीए, सीएमए, सीएस वाले लोग ये कोर्स करके आईपी बनते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझाना है, ठोक देंगे। ये बैकग्राउंड समझ लो, हम बहुत गहराई में पढ़ रहे हैं। मैं आपको अभी तक चालू नहीं किया, मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं। ये माहौल से आप किताब की कोई भी चीज, कोई भी पन्ने पलटोगे ना, ऐसे समझेंगे। पर ये पूरा स्टोरी जानना जरूरी, आखिर वो आया क्यों था। ये 2016 में डायरेक्ट ऐसे भी चालू कर सकता हूं। आईबीसी आया था, वो कंपनी को
उभारता है। मुझे पहले वालों की बुराई करना जरूरी थी कि पहले कुछ खामियां थी, एनपीए बढ़ रहा था, इसलिए कुछ तो जादू होना चाहिए था। आप क्या बोल रहे हैं, सिक्का क्या बोल रहा था, उसको मरने दो ना, मरने के बाद में पैसे लेंगे ना। मरेंगे नहीं, मरने का सिम्टम, उसको कैंसर का थोड़ा सिम्टम दिखा, उसको बुखार भी आई तो कैंसर का उसको इंजेक्शन दे दो अभी। मतलब कैंसर होने के बाद में उसको मरते हुए से ऊपर उठाने से अच्छा उसको थोड़ी बीमारी की शुरुआत दिखे, ऐसे समय पे उसको बचाना आसान है। ये सिक्का वगैरह ये वाहियात है। उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कंपनी को अपन अपने तरीकों से चलाएंगे। आईबीसी बोलता तुमने क्या उखाड़ लिया, हमने देख लिया, तुम्हारी कंपनी थी ना, तुम्हारे मेंबर की, तो तुमने 10 साल में क्या गुल खिलाया हमको मालूम है। तुमने कंपनी को खड्डे में डाला है, इसलिए तुम लोग एनपीए पे एनपीए खड़े कर रहे हो, और ना किसी भी एसबीआई बैंक के 10 बैंक लाइन में रुकी, तुमने सबको डुबाया है। हटो यहां से, आज के बाद में तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नहीं, आईपी चलाएगा हमारे बिहार में, और वो आईपी तुम्हारी शुगर फैक्ट्री चलाएंगे। समझो तुम्हारी शुगर फैक्ट्री थी, और शुगर फैक्ट्री कौन चलाएंगा? आईपी अपने तरीकों से चलाएगा, अपने उसूलों से अपना दिमाग लगा लगा के चलाएंगा। वो प्लान बनाएंगे एक कि कंपनी को कैसा, अपनी स्ट्रैटेजीज कौन बनाएगा? वो नहीं, कंपनी के लोग नहीं, आईपी चलाएंगे। सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, वो प्लान बनाए कंपनी के उभारने का प्लान, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्लान्स। क्या बोलते हैं? कौन बनाएगा? उसको 180 दिन का वक्त मिलेगा प्लान बनाने के लिए। किसको? आईपी। आईपी किसका बंदा है? क्रेडिटर का। और मेंबर बोला ना हमारी कंपनी, समझ रहा नहीं क्या तेरे को? इधर आने का भी नहीं अंदर। आज के बाद में कोई शेयर होल्डर मीटिंग नहीं और कोई बोर्ड मीटिंग नहीं। कंपनी जाएंगे मोरेटोरियम पीरियड में, कंपनी के ऊपर लगे सारे केसेस उस समय के लिए स्थगित हो जाएंगे, स्टे पे आ जाएंगे ना। कंपनी को एडिटर से बात, कंपनी अभी वो बंदा प्लान कर रहे हैं ना, तुम आके बीच बीच में रोने मेरे पैसे देना, उसको तंग नहीं करेंगे आप। वो आदमी भलाई के लिए आया हुआ है, 180 दिन शांति दिमाग से सोचेगा कि कंपनी में क्या जुगाड़, क्या स्ट्रेटेजी लाना पड़ेगी, और सारी चीज करके वो प्लान जमा करेगा किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल को लगता है प्लान ऑसम है, तो फिर उसके बाद में वो कंपनी इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के प्लान के मुताबिक काम करेगा। और फिर क्या होगा? कंपनी 180 दिन में उभर नहीं गई, 180 दिन में कंपनी को उभारना कैसे, उसका प्लान किया। इतने खड्डे में गई कंपनी के 6 महीने में अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं, उभारने का प्लान बनाएगा। उसके बाद में कंपनी 2-4 साल तो वैसी चलेंगी। हो सकता है वो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ये सारे क्रेडिटर के पैसे वापस मिल जाएंगे और कंपनी वापस उन डायरेक्टरों के हवाले कर देंगे। सोचो, सिक्का ने मौत के घाट उतारा, मरते को और मारा। मरने के बाद क्या बचाओगे? ये मरने के, मरा नहीं था, मरने की शुरुआती सिम्टम ही था। उसको रुको, तुमसे नहीं हो रहा, हटो। तो 1 लाख रुपए अगर तुम्हारी देने की औकात नहीं है, इसका मतलब क्या? तुम्हारी हालत बहुत दिन ब दिन और खस्ता होने वाली। अपन बोलते ना, अरे 1 लाख रुपए भी नहीं उसका देने के लिए, वो क्या देंगे? 1 करोड़ रुपए, ऐसा ना। 1 लाख रुपए का अमाउंट का इंटरप्रिटेशन नहीं सकता, 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता यार वो, इसका मतलब वो बहुत ही गरीब हो रहा है। तो 1 करोड़ 100 करोड़ कब देगा? तो इसलिए किसी ने बोलना नहीं मेरे 1 लाख रुपए भी देना नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं हर 1 लाख रुपए चालू हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है आपको 1 लाख रुपए दिए और आप भूल गए मेरे पैसे देना, तो लगे तुम्हारा आईपी नहीं चालूंगा, आपको भी पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं दे रहा तू 1 लाख रुपए। डायरेक्टली आईपी ऐसा नहीं होगा, मतलब दुनिया में 1 लाख रुपए दिया नहीं लगे आईपी आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगेन बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं किसी से। आओ जेटली जी को सभा में बुलाते हैं। आओ जेटली जी, आओ। स्वागत है जेटली जी का इस शो पे, एक बार ताली से स्वागत करेंगे। जेटली जी वेलकम बैक हमारे इस शो में। दोस्तों, हमारा शो ही कुछ ऐसा अनोखा है, हम बड़े बड़े सितारों को यहां बुलाते हैं। माननीय, सम्माननीय, भारत की आन बान शान। आइए, इतना मजा आएगा ना आपको। आज टैलेंट देखना ना, जेटली जी में क्या टैलेंट है, वाह। आओ आओ अरुण भाई गौड़ी। दो 2002 में जेटली जी ऐसे दिखते थे, सीधा संसद भवन लेके जाएंगे आपको। Sir, I rise to support this bill which has been moved by the Honorable Finance Minister. In fact, पहली बात तो इंग्लिश में बात करेंगे, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। उनकी इंग्लिश भी अनशन वाली है और आपको ये भी देखना है वो क्या बोल रहा है। 2002 का अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा
तो ये 2002 का वो एक्चुअली भी वहां का माहौल है, संसद भवन में चल रहा है, लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है बिल पास होने के पहले, बिल पास पहले होने के 10-15 मिनट पहले आखिर क्या हालात हो रहे थे वहां पे, और जेटली जी सरफाइसी के बारे में क्या बोल रहे थे कि क्यों लाना जरूरी है, ऑसम बोला है। उनकी बात अगर समझ गई तो समझ जाएगा कि भारत किस हालात से 2002 में गुजर रहा था और सरफाइसी क्यों आया था। In fact, I must compliment the finance minister and his ministry for having brought about this law, because this is already belated. I say it is belated because we've had different experiments. 2002 डेट लिखी है, सरफाइसी 2002 में आया था। As to how banks and financial institutions must try and recover their monies from defaulting debtors. We had, till about 10-12 years ago, the system where banks and financial institutions had to stand in the queue before courts like an ordinary litigant and make an attempt to recover their dues. The system did not work well. And thereafter, in the year 1993, the then finance minister had introduced the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993, which provided for setting up of the debt recovery tribunals, क्या बोला? where any claim 1995 का भी बोला, 3 का भी बोल रहा हूँ, DRT आया था, बहुत भारी बोला। more than 10 lakhs, the banks and financial institutions had to go and file an action before those tribunals. Now for the last 9 years, we've also seen the functioning of those tribunals itself. Additionally, sir, we had attempted through the SICA Act, also a procedure for rehabilitation of the SIC units, which was brought about in the year 1985. And today in the year 2002, we stand confronted with a situation where the situation, despite the 1993 Act, despite the SICA Act, doesn't appear to have improved. I attempted to collect certain figures which have been referred to both by Mr. इतना ही बहुत समझाऊंगा कि अभी तक कुछ हालात सुधरे नहीं, 9 साल के बाद में भी कुछ नहीं, उसने भी कुछ बहुत भारत के हालात सुधारने में कुछ मदद किसने? हाँ, अभी भी एनपीए Mr. Sibbal and Mr. Ashwini Kumar, in very useful comments that they have made on this bill. The situation, in fact, today is a little worse than is evident from what their figures are. Before the debt recovery tribunals, where we thought there would be an expeditious methodology, where instead of moving to courts, you move to a tribunal, and tribunal not being bound by judicial procedures, but only being bound by the principles of natural justice would expedite. We also thought that the recovery mechanisms would be much faster. And in the year 2002, we have a situation where हमें लगता था कि रिकवरी फास्ट होंगी आम कोर्ट्स है, जहां पे तारीख नहीं होगी, सिर्फ जो नेचुरल जस्टिस के मुताबिक काम करेगा, पर यहाँ पे कोर्ट के प्रोसीडिंग तारीख पे तारीख इधर भी चालू हो गया, मतलब आम कोर्ट जैसा ये भी कोर्ट बन गया। अब आगे, before the debt recovery tribunals, a total number of cases which have been filed by banks and financial institutions as on 31st of March 2002 is 56,988. The total claims which have been struck in these tribunals as a result of these claim petitions is 1,08,665 crores, close to 1,10,000 crores. That's approximately 1/4 of what the national budget is. What we have managed to recover in the last 9 years, as against these 1,08,665 crores, 1,08,000 करोड़ में से आखिर कितना पैसा हम वसूल कर पाए? देखो जरा फिगर शॉकिंग है। in terms of decrease on paper. Why I say decrease on paper? Because values of assets depletes, assets have been squandered away by defaulters. So what decrease have been obtained as against these 1,08,000 odd crores is only 18,556 crores, which are decrease on paper. The actual recovery of money against claims of 1,08,065 crores is only 4,737 crores. So when Mr. Sibbal was speaking in terms of
now thinking of alternate routes rather than the route through the courts or through the tribunals, which is judicial intervention, I'm sure he was seized of this gloomy picture. वो बोल रहा है अब ऐसा एक तरीका ढूंढना जरूरी कि कोर्ट आए नहीं, कोर्ट आके भी कुछ नहीं कर रहे, इतना डेट बाकी रह रहा है, तो इसलिए सरफाइसी को लाया था। सरफाइसी के पहले वाला भाषण है। अब सरफाइसी में होता क्या है, बैंक की जरूरत ही नहीं है, मतलब बैंक की कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। बैंक खुद ब खुद इतनी समृद्ध है, इतनी ताकतवर है कि वो खुद ही पैसे नहीं निकले तो उसकी सामने वाले की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, जो गिरवी रखी। इसके पहले गिरवी जो रखे थे उसके लिए भी डीआरटी जरूरी था। Where banks and financial institutions have claimed to the extent of 1,08,065 crores, 665 crores, what they've actually recovered is something close to only 4% of what is the actual amount due to these banks and financial institutions. This itself, sir, tells a complete tale of how we have now to think in terms of alternative strategies, how to devise this, and how to make sure that the banks and financial institutions are able to get their monies back. Because if we do not do that, enterprise, business, commercial activity, which is to be funded by the banking sector, by the financial institutions, will itself be in a great difficulty, because banks, instead of funding business, instead of helping sick businesses to revive, are themselves going to feel the brunt of sickness themselves. That seems to be the system, and I think we must very honestly confess that judicial intervention in these matters has not been helpful at all. On the contrary, judicial procedures. मतलब कोर्ट को बीच में लाओ मत बोल रहा है, ये कोर्ट अगर बीच में ना तो ये बैंक और मरेंगे, और ये जो पीछे दो अंकल बैठे उनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, तुम सिक्का लाओ कि कुछ भी लाओ, तुम सरफाई से लाओ मत लाओ, भारत माता की जय। ये जरा इनके ऊपर भी ध्यान रखना, क्या बात कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं जेटली जी क्या बोले, और ऐसे ही सारे संसद होते हैं। सामने वाले 8-10 लोग ने जो 4 लोग बात करते हैं, पूरा संसद सोता है। कोई लोग सिर्फ टाले बजाते हैं, कुछ समझ रहे नहीं क्या हो रहा है। अब जरा संसद भवन के हालात बहुत बेकार है आज इंडिया में। जो लोग जो चुनकर जाते हैं वो होशियार नहीं होते, वो सिर्फ जो लोग होते हैं जिनकी हवा होती है। आप जरा देखो ना, दोनों अंकल को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है सच में भारत की चिंता सता रही होगी उनको? क्या वो सचमुच ये बात करोगे कि डीआरटी आखिर क्या होगा, कि बैंक जरा देखिए, have provided roadblocks, and they've become a big hurdle in the manner of banks and financial institutions recovering their money. Then, sir, in 1985, we considered the system of 1985 of how to revive these sick industrial companies where these monies were struck. Most of the NPAs were blocked in a large number of these companies. So we devised the 1985 legislation, which we call the Sick Industries Act, the SICA Act. The SICA Act, I believe, was conceptually a defective model. It was a defective model for the reason that the jurisdiction of the BIFR used to be invoked after the net worth of a company became negative. That is, the liabilities and its losses were more than its assets and reserves. क्या नॉलेज है बंदे का, ऐसा लगता है लॉ भी आता है उसको अकाउंट्स भी आता है, टैक्स भी, मतलब सीए के पप्पा है वो। क्या है वो, उसको सब वो माइन्यूट टर्म्स भी समझते हैं उसको। हालांकि सीए वगैरह कुछ नहीं भाई, पर क्या स्टडी है यार बंदे। तुम जरा देखो ना ऐसे, अरे हम अगर बोले तो अलग बात है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सीए नहीं है, मतलब वो इस पोजीशन पे ना डिजर्व करता है। क्या बोलते हैं वो, जरा देखो सही। So when the net worth itself was negative, the company was already a sick company, it was already in the doldrums, it was a company which was suffering from 4th stage of cancer. We then decided to have that company treated by suggesting that it gets into the BIFR. The entry point into the BIFR was sickness, and sickness was... मतलब BIFR कब पैदा होता है, जब वो कंपनी ऑलरेडी मरने के, फिर तब बोलते बैंक को मैं आपके पैसे थोड़े बहुत निकाल के देता। तो कंसेप्चुअली बोल रहा है, इट वाज अ डिफेक्टिव। तो 1985 को आपने बहुत बुराई की, अब वो आ रहा है डीआरटी के ऊपर। डीआरटी की पहली बुराई कर दी उसने कि 2002 में जब देखे तो 1,04,000 करोड़ का ड्यू अभी भी था, मतलब डीआरटी में भी बहुत कुछ उखाड़ नहीं लिया, 4,000 करोड़ सिर्फ रिकवर करवा दिए। अब वो समय आ चुका था भारत को एक स्पीडी मैकेनिज्म दिलाने का। Was negative net worth itself.
By that time, it was extremely difficult to revive these companies. We then had a provision in the Act itself, which became a great setback for banks and financial institutions, for workmen, and also for other creditors, that the moment the company sought entry into the BIFR, an iron curtain by way of Section 22 enclosed it, and nobody could institute an action, not even workers, to get their dues from that company. As a result of which, banks, financial institutions, secured creditors, unsecured creditors, revenue departments, workmen were all being deprived of their dues. The procedures for developing the schemes itself are extremely slow. And when winding up was suggested, we in India have a procedure for winding up through the institution of an official liquidator, in which case I think we have a number of people here who are associated with the various courts and laws in different ways, who would probably vouch for this, that through the process of winding up that we have developed, recovering monies through winding up of these companies for the creditors itself has been a process which has not succeeded in this country. सही बोल रहे हैं। वाइंडिंग अप में जाके वो लिक्विडेटर आएगा, एक एक प्रॉपर्टी को बेचेगा, फिर पैसे मिलेंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका भी भरोसा नहीं, कितने मिलेंगे भरोसा नहीं। उसके बाद में वो लिक्विडेटर अपने उसमें दुनिया की फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजरल पार्ट है। कोई थर्ड पार्टी लिक्विडेटर आता है, बैंक को अभी भी बेचने का अधिकार नहीं। बैंक तो बेचारा बाहर बैठा है, वो लिक्विडेटर दिशा बैंक को बार बार पूछती है, भाई बोल क्या हुआ, बिका क्या नहीं। इसलिए बोलते ना क्रेडिटर शुड हैव राइट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो रहा है। तो क्रेडिटर था ना वाइंडिंग हमें बहुत बढ़ते थे, वो पूछ सकता भाई कि कितना हुआ, मेरे को इतने दिन हो गए, क्या बोल रहे। मतलब सोचो, जिस आदमी ने पैसे दिए हुए क्रेडिटर, वो खुद ही उसकी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहा जो गिरवी रखी है, तो वाइंडिंग अप ही बहुत स्लो है। वो सबको गाली मार रहा है, इन शॉर्ट वो सबकी बजा रहा है। वो ये पता नहीं कुछ कर रहा है, तो कुछ तो हमें चाहिए खास, और ये पीछे वाले दो अंगलों कोई मतलब नहीं है। We today, as far as the BIFR is concerned, sir, have a situation where till last year, I'm referring to the period ending 31st October 2001, how BIFR has been misused. We had a total number of 5,059 references, of which 1,293 were declined on the first day itself because they were just devices to get into the BIFR to make sure that the creditors are denied their dues. 792 were held not maintainable after a hearing. So all वो बता रहा DRT ने 1200 तो लिया ही नहीं, मतलब सब वो बुरा भी बुरा कर रहा है। almost 2,085 were not maintainable. And in the last 15-17 years that this law has been enforced, the total number of companies which actually got out of sickness were only 292. Out of 5,059 which approached, this mechanism that we developed in 1985, which seriously requires a reconsideration, only 292 have been able to revive out of the sickness. The other were either misused, references were not maintainable, or which are pending for years. And the number of pendency, if you look at it, since 1987, there are even today in the last 15 years, 22 references which are still pending. This was an expeditious methodology of revival of companies. Since 1988, 12 are pending. Since 1989, 19 are pending. And as of today, 1,508 are pending. And therefore, this mechanism itself has not succeeded. Of these companies which are pending there, which we are trying to revive out of their sickness, and these are at the end of the day, whether in the private sector or the state sector, these are national assets. These may be monies of banks, these may be monies of financial institutions, these may be monies of investors, these may be dues of workers, these may be dues of revenue. These are all monies of, these are national assets which are lying blocked. The net... क्या आपको लगता है आप लोग बहुत अच्छे, शायद से कोई डॉक्टर सुनता तो उसको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, पर आपको एग्जैक्टली समझ रहे हो क्या बोल रहा है। वी आर सो मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। वो सब बोलता रहे ना, ये सब ये नॉलेज, ये है कॉन्सेप्ट, क्यों आया है ये चैप्टर। अगर ये समझ गया ना क्या बोल रहा है, ये चैप्टर आपको कोई भी लाइन में ऐसा कंसेप्चुअली डाउट नहीं आएगा जो क्यों लाया, ये खुद रीजन बता रहा है आखिर ये क्यों ऐसा किया था। Net worth of these companies which is pending there is about 2,30,000 crores. But their accrued losses are something close to 4 lakh crores. That's 3,88,000 crores. This then, sir, is the methodology by which
we are today locked in a situation where how do banks and financial institutions, which are to revive the economy by lending money, by investments, who themselves are confronted with a situation that they've lent their monies, and today they have actually in the last 9 years, through the existing mechanism, being able to get back only 4% of it, except those honorable creditors, debtors who are actually honorably paying the banks and financial institutions back. There is also a dispute about what is the figure of NPAs in this country. Mr. Sibal mentioned a figure of something close to 56,000 crores. Now, 77,000 crores. well, it appears to be that banks in the public sector, you were right when you said it's about 56,000 crores. Financial institutions, you were right when you said it's about 27,000 crores. But then these are only banks and financial institutions that we perceive to be either in the public sector or under the ownership of the people, directly or indirectly. You have old private sector banks, you have new private sector banks, you have foreign banks, you have public sector banks, you have financial institutions, and if you total up the NPAs of each one of these, the figure today comes very close to what Mr. Ashwini Kumar had mentioned, a staggering 98,061 crores. And when we are dealing with this particular law, चलो आप देखिए कि हम लोग एनपीए टुडे आज भारत में कितना एनपीए है एनपीए ऑफ 2018 इन इंडिया शायद से ऐसा डेटा आना चाहिए कितना आ रहा है ये मार्च 9 2018 का डेटा है सोचिए वो 98,000 करोड़ और आज का ये आंकड़ा देख लीजिए 8.41 लाख करोड़ बैंक्स अब वो बैंक्स का सब मिलाया हुआ उसमें से अब सोचने की बात है ये जो अमाउंट वो जो बात कर रहे हो 2002 में और 2018 में 16 साल के अंदर भारत का एनपीए कोई भी हालात में सरफाइसी के आने के बाद में कम नहीं हुआ तो सोचने की बात है कि आपको लगता नहीं कुछ एक ताकतवर एक बाहुबली एक ऐसे एक एक्ट और कोड की जरूरत थी जो भारत को अपने बैंक का पैसा वापस दिलाने में कामयाब हो इसके चलते आज भारत में आईबीसी का इस्तेमाल हुआ है आईबीसी जब 2-3 दिन पहले अपना कुछ आईबीसी की बात हो रही थी एक एग्जाम्पल बात और डिस्कशन हुआ था मैंने बोला था एक वीडियो कॉन की बात करेंगे आज अगर मैं यहां पे देखो यहां पे क्या दिख रहा है ये तो और भी बोल रहा है राइस टू 9.5 लाख अरे क्या है वो क्या रहा है इंडिया को मैं कुछ टॉप एनपीए निकालता हूं इंडिया के देखिए भारत में सबसे डूबी हुई बैंक कौन सी है क्या आगे नाम लिखिए काफी ये उनके बैंक के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है एग्रीगेटिंग कितना लिख रहा है ओ क्या है एसबीआई का लार्जेस्ट शेयर है 22.7% इन द टोटल एनपीए ऑफ 38 बैंक्स 8 ये जो 8.5 लाख 30 करोड़ का जो है आंकड़ा है उसमें से अकेला एसबीआई का ही लोगों ने डुबा दिया जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है उसको ही लोगों ने चूना लगा दिया और पूरा मिला के एनपीए एसबीआई का सबसे ज्यादा ऊपर कितना है 2 लाख करोड़ के करीब पैसा इनका अकेला का ही डूबा हुआ है तो सोचो अब बैंक के शेयर्स की रेट दिन ब दिन बढ़ेंगे या कम होंगे जिस दिन इस नीरव मोदी का न्यूज आया उसके बाद में उसके रेट बढ़े नहीं यू जस्ट सी द इंपैक्ट अगर आप देखो ना कोई बैंक के लिए आज के तारीख में जीना कितना मुश्किल है लोन दे कि नहीं दे और जितना बैंक डूबेगा ना इंडिया का बैंक नहीं डूबेगा अरे बैंक का दिवाला निकल गया तो कौन मरता है चलो एसबीआई का दिवाला निकल गया अरे डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग भारत के 50% लोगों का जो ये अकाउंट है ना वो एसबीआई के अंदर है और जिस दिन एसबीआई डूबेगा ना सबको आधे इंडिया को ले डूबेगा ये भारत का पैसा है जो नीरव मोदी लेकर गया है इंपैक्ट ऑफ
नीरव मोदी on PNB shares. क्या लिख रहा है? इंपैक्ट क्या हुआ? समझते हैं क्या लिखा है? 40% मार्केट डाउन एक ही दिन में, मजाक नहीं है। मतलब ऐसा लगता है उस दिन ऐसा लगता है पीएनबी अब मर गया, कल बंद ही हो जाएगा बैंक। सोचो जिन लोग का पीएनबी में अकाउंट होगा, पूरी रात भर सोए नहीं होंगे ये लोग। बहुत गलत हो रहा है भारत में, सोचने वाली बात है। सब कुछ कितना स्कैंडल है। वैलेंटाइन डे के दिन वो है राइट, कांड किया उसने। हाँ, क्या लिखने की जरूरत कुछ थी नहीं है बे। क्या रोमांटिक माहौल चल रहा है। टॉप एनपीए ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े कर्ज बाजारी जिन्होंने कौन से लोग हैं देखो, किसने? भूषण स्टील, कितना पैसा उसके उसमें लोन डिफॉल्ट 44,000। चलो इतना लोन देने थे ये लोग सोते क्या? चलो अपने जैसे कोई अगर 1 करोड़ बोले ना तो 10 बार चेक करते आगे पीछे से। आप बताओ किसी को अगर 50 लाख भी लेना है ना बैंक से, वो आपकी प्रॉपर्टी ऐसा निचोड़ के लेंगे ना आपको। ये फाइल लो, वो लो, डेटा लो, आधार लो, चला प्रॉपर्टी के पेपर लाओ, उसका सर्च रिपोर्ट दो, दुनिया की चीजें लाते, तब जाके लोन हाथ में अपने अकाउंट में पैसा था। चलिए सोते कि ऐसा लगता कई लोग मिले हुए, इनसे लगता है ऐसा लगता इतने पैसे देने तक सोते के लोग। देखो सब स्टील लिमिटेड का ज्यादा दिख रहा है, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्री, एमटेक ऑटो, स्टील कंपनी बर्बाद दिख रही मुझे ज्यादा। देखो जेपी भी है इसमें। ये भारत के कितने बोल रहे हो? टॉप 12 है जिनका 25% एनपी है। मतलब 25% बैंक तो इनकी वजह से परेशान है। बैंक का पूरे एनपी का 25% हिस्सेदार लोग है। सोचो मतलब गरीबों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है किसका। बैंक अगर ये 25-30 ये जो भारत के टॉप 50 लोगों का ठीक कर देना तो आधी बैंक का जिंदगी सुधर जाएगी वापस। क्या बोले, सही कि नहीं? नीरव मोदी के जैसे जितने लोग हैं, अगर इनको निकाल लिया ना ये सरपाइसी ने, क्या बोलते अपने क्या नाम इसका, आईबीसी ने, अगर महाठग के पैसे वसूल करवा दिए ना तो आज भारत के बैंक के अच्छे दिन वापस पूरे आ जाएंगे। ये पैसा गरीब लोग, अरे अपने सर लोग क्या डुबाएंगे अरे बैंक को। तुम बैंक का पैसा ऐसे नोटिस पे नोटिस, एक लॉयर का नोटिस है ना तो आम आदमी पहले जाके साहब देता हूं मैं। अपने से गरीब आदमी को अगर एक नोटिस है ना उसके लॉयर के हाथ से लिखा हुआ तो बोलता साहब इज्जत से मैं आपके पैसे दे देता हूं। पर ये लोग है ना, इनके पास भी अपनी लॉयर की टीम होती, वो एक नोटिस देता, ये 4 नोटिस देते उसको। ये लोग थोड़ी ना पैसे देंगे यार। देखो इधर अरुण जेटली, आईबीसी 2016 रिश्ता वही सोच नहीं। आया क्या? जी प्रेमचंद्रन जी का और अन्य सदस्यों का मैं आभारी हूं। Mr. Deputy Chairman, sir, I'm extremely grateful to all my friends who have participated in this discussion on the bill which was initiated by Mr. Chidambaram. I must also express my gratitude to all the members who have broadly supported this bill while raising certain issues which I take it are in the nature of well-intended suggestions which have been made. And keeping that spirit in mind, I would like to respond to some of the issues which have been raised.
So it's true, as Mr. Jairam Ramesh mentioned, that the insolvency and bankruptcy is an area in which it's only in the recent years that we have chartered into this area. And therefore, for all of us, it's a learning experience. We encounter situations that we had not anticipated earlier. And as we move further, we will certainly require evolution as far as our laws and procedures are concerned. We may even learn from our mistakes and correct them. Banking system, in order to support growth, you need banks which are able to lend money to large industry, to infrastructure projects, to small industry, for educational loans, for farmers, etc. Because this is all a part of the management of the economy, that you need a robust banking system which will do that. There was a period in our economy where banks, and if I assume an argument in their favor, probably for some reason thought that these are some of the expanding sectors and therefore they can afford to lend in those areas. They have heavily lent in certain areas. And it is here that we must understand this problem of haircuts. When they lent in certain areas, what are the kind of companies that they lent to? There are functional companies which own large assets, large companies, large factories. And therefore, those loans are guaranteed by a certain amount of asset backing which is there. There are trading companies which only had receivables, and those receivables have not come. There are EPC contractors who were dealing in areas where they encountered business difficulties, or some other factors impacted on their business, maybe their own mistakes. And therefore there were no large assets except the projects that they were undertaking. And therefore we are confronted, at least for me it's a legacy issue, that we are confronted with a situation where banks have led to a large number of companies. Some have assets or securities to back that up. Some have very little or almost negligible. How do you then resolve this problem? Under our old system, which was the conventional... इसकी बात को समझने वाले दो ही लोग बैठे हुए, एक चिदम्बरम और सिब्बल समझता हूँ, बाकी तो किसको समझ में नहीं आता काय का एबीसी है। क्या आपको लगता है समझेगा? आपके एरिया का जो खासदार बैठा उसको समझेगा क्या चल रहा है? Now Mr. Sri P. Chidambaram to speak. Mr. Deputy Chairman, sir. This House and the other House passed the Insolvency and Bankruptcy Code. There were some deficiencies in the bill, and they have promulgated an ordinance. I welcome the ordinance, and my party broadly supports this bill, which will replace the ordinance. ठीक है भाई, अच्छा है। 2002 को भी देख लिया, 17 को बोला, आप डिटेल में देख लेना। अगर आपको जानना है क्या बोल रहे हैं तो उतना वक्त नहीं हमें पूरा सुने, और सुनने लायक है। मेरे पास वक्त था, मैं सुना था, मैंने पूरा सुना है। बहुत अच्छा बोलता है आगे वो। ये जेटली जी ने भी बहुत अच्छा बोला है, और उन्होंने ये रिप्लाई जो किया ना, मतलब उसके बहुत अगेंस्ट में नहीं गए लोग। सबको पता था ये इंडिया में बैंक मर रही है, तो वो बोला ना कि मैं और मेरे जो पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज चिदम्बरम एग्जैक्टली कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। बाकी लोगों तो खैर सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा था, उनको तो क्या हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। भारत माता की जय। अब हमारे चैप्टर की ओर आते हुए आपको ये जो भी लिखा है ना, वो चुटकी में आपके दिमाग में जाएगा। अब इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो अब डेवलप हो गया। आपकी थिंकिंग समझ गई कि आखिर ये एक्ट का हर जर्रा जर्रा किस चीज के लिए इतना बात कर रहा है, आखिर क्यों। आइए देखते हैं। मैं आपको कुछ जगह पे ले जाना चाहता हूं। मैंने सिक्का के बारे में आपको बताया था, ये DRT 1983 में आया था, ये भी आपको बताया था। फिर सरफाइसी को मैंने आपको बताया।
मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब जरा कोई जरा देखिए ये ऑब्जेक्ट आया क्यों। अगर आपको ये देखना है तो ये भी काफी अच्छा समझ में आएगा। वॉट ऑल गेट अमेंडेड, जरा इसको देखो ना क्या लिखा है। जब ये आएगा तो कौन से रिस्पेक्टिव एक्ट को अपने आप को अमेंड करना पड़ेगा। तो इतने सारे एक्ट, अब जरा देखो ना, अब जरा लिस्ट देखिए, इतने सारे एक्ट को अपने आप को, उसमें कंपनी से 2013 भी लिखा, जैसे मैं एग्जांपल वाइंडिंग अप, चैप्टर गॉट अमेंडेड, इतने सारे एक्ट। बट मैंने वो इसलिए बोलते हो, इसलिए चैप्टर में ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो सारे चैप्टर, चाहे डीआरटी हो चाहे सिक्का हो, सारी चीजें, इन सबको अपने आप को अमेंड करना पड़ेगा। किसके मुताबिक? हाँ जी। अब जरा देखना क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड टू एम्पावर किसको? कम ऑन एवरीबॉडी, किसको ताकतवर बनाना है हमें? समझिए होंगे आप। नंबर 2, टू इनेबल द रिजोल्यूशन प्रोसेस टू स्टार्ट एट द अर्लियर साइन। व्हाट इज द मीनिंग? आपको समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? एनपी होने के बाद नहीं, सिक्का होने के बाद नहीं, इससे पहले वो मरे, उसके फर्स्ट स्टेज कैंसर पे उसको रोक लो, बचने के चांसेस ज्यादा है। सिंगल फोरम ओवरसीइंग ऑल इंसॉल्वेंसी। सिंगल फोरम मतलब समझता है क्या? नहीं, इसके पहले बहुत सारे कोर्ट थे, डीआरटी अलग। अरे क्या मैं बोल रहा हूं, ऑसम बोलूंगा। डीआरटी अलग था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हाई कोर्ट अलग था, मतलब आपके उसमें बीआईएफआर अलग था। मतलब मेरे ही पैसे वसूलने के लिए अलग अलग एक्ट ने अलग अलग कोर्ट्स का नाम दिया। कोई बोलता था बीएफआई के पास जाओ, कोई बोलता था डीआरटी के पास जाओ, कोई बोलता था हाई कोर्ट के पास जाओ। अरे मैं बैंक हूं, अगर मुझे आपसे पैसे लेना है तो 10-10 कोर्ट में घुमाते क्यों? मुझे एक ही कोर्ट का एड्रेस बताओ, मुझे कहां पे जाना पड़ेगा। आज के बाद में बोला 10 कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, एक ही कोर्ट आ गया, एनसीएलटी। मैंने आपको पहले भी बोला था, एनसीएलटी चैप्टर 4 चैप्टर्स में आता है। एनसीएलटी कॉन्सेप्ट, नंबर 1 वाइंडिंग अप, नंबर 2 आईबीसी, नंबर 3 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, एंड नंबर 4 अमलगमेशन। ये 4 चैप्टर्स में जब भी कोड होता था वो कोड हमेशा एनसीएलटी होता है। समझ गया क्या? आज के बाद में जब भी किसी ने किसके 1 लाख रुपए नहीं दिए तो आपको एनसीएलटी पे जाना है, बोला हे एनसीएलटी पैसे नहीं दे रहा, एनसीएलटी बोलेगा दे रहा कि नहीं, एनसीएलटी फिर सारी चीजों को देखेगा और उस किस में आईपी को अपॉइंट कर देगा अगर लगता है जरूरी है तो। फिर सारे क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर क्रेडिटर उस कंपनी को संभालेंगे। और क्रेडिटर का नेता कौन होगा? आईबी नेता होगा, ये जो आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर वो कंपनी को मैनेज करेगा और कंपनी विल बिकम द कंपनी ऑफ क्रेडिटर और मेंबर। अरे बोलो ना, क्रेडिटर क्या लिखा देखो, इट इनेबल्स अ काम पीरियड वेयर अदर प्रोसीडिंग डू नॉट। समझा कि काम पीरियड समझता है? जब तक ये बंदा 180 दिन वहां पे काम करेगा ना, तब तक कोई ना पैसे मांगेगा, ना एक इसको देगा, ना उसके काम में कोई दखल अंदाजी करेगा। हो सकता है कुछ केसेस चल रही पेंडिंग, वो पेंडिंग केसेस भी पेंडिंग रह जाएगी, स्थगित आएगी, स्टे आएगा, बिकॉज ये बंदा कुछ करने का प्लान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। किसको रिप्लेसमेंट? वो नहीं मैनेजमेंट बोल रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बदले ये आएगा बंदा आईपी। ऑफर्स फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट 180 दिन और फर्दर एक्सटेंशन 90 दिन का दिया उसको। अगर कंपनी रिलायंस जैसी बड़ी होंगी तो उसके इसमें 90 दिन का बढ़ोतरी देंगे, भाई 270 दिन में प्लान बना दे। बट इन एनी केस द प्लान शुड नॉट बी डन आफ्टर 270 डेज। समझा क्या? मतलब वो जो बंदा आ रहा है ना होशियार, उसने 180 दिन के अंदर प्लान प्रस्तुत करना चाहिए एनसीएलटी के पास में। अगर वो खुद ये कंपनी को चलाएगा तो कंपनी कम बैक कैसे करेगी, वो शुगर फैक्ट्री में कैसा बिजनेस बढ़ेगा और कैसे पैसे रिकवरी में आ जाएंगे। आज तक हर कोई एक्ट ने मारने का प्लान किया, इस एक्ट ने तारने का प्लान किया। और आपको मालूम है कि तारने और मारने में, आगे देखो, हर कोई आजकल निकला, कभी किसने ये नहीं सोचा एक कंपनी को उभार कर पैसे रिकवर कर लेंगे। आजकल यही बोलता है वाइंडिंग अप चैप्टर क्या बोलता है, उभार नहीं, बेच के निकाल लो, जितना आएगा उतना आएगा। अगर वाइंडिंग अप और इस चैप्टर में कंपल्सिंग करेंगे तो आप देखूंगा कंपनी से क्या बोलता है, क्या तुम पैसे नहीं दे रखे, ए लिक्विड आ रहे, बेच सब, जो जाएगा देख लेंगे। ये क्या बोलते बेच रहे क्यों? उस शुगर फैक्ट्री को बेच के जितना पैसा नहीं आएगा, पर उसके चलाने से हो सकता है बहुत ज्यादा। अगर हो सकता है कंपनी शुगर फैक्ट्री चलने लगे ना, ये इतने लोन क्या हजारों करोड़ के और लोन दे सकता है, पर फैक्ट्री चलने लगी तो ये एक्ट, ये जो आईबीसी है ना, वो वाइंडिंग अप कैसा बोल रहा है, बंद कर दो, बेच दो, ये बोल रहा बेचो नहीं, ये खराब दिखने को चलाएंगे, पैसा और बनाएंगे, मकसद ही अलग है। आओ ना देखिए किसके अंदर अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट के अंदर में। अरे पूरे एक्ट में अमेंडमेंट करके रखा है इसमें, देखा देखो ओवर राइडिंग इफेक्ट दिखता क्या, ये पूरा ओवर राइडिंग पूरा सबको आगे लगेगा। देखो प्रायोरिटी इन डेट्स, मैंने बोला था ना, ये आपको बोला था ना, मैंने क्या बोला था कि वो 326 सेक्शन जो है ना, वो तक अमेंडमेंट करवा दिया इसने।
अमेंडेड बाय आईबीसी लिखा है, देखो मतलब किसकी ताकत ज्यादा है। इसीलिए ये 326 सेक्शन जो है ना, मैंने आपको वहां पे डिटेल में नहीं पढ़ा है। आपने मुझे पूछा भी नहीं सर उधर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा है। उधर की प्रायोरिटी मैंने नहीं पढ़ा थी, ये बोलते हो कि मैं यहां पे पढ़ाऊंगा, नहीं समझा। क्योंकि वैसे भी उधर की प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ काम तो होता है। किसको पहले पैसे जाएंगे, किसको बाद में जाएंगे, वो सब बात है। सरफाइसी को तो कम अमेंडमेंट कर दिया इसने। इस सरफाइसी को मैंने आपको बताया था कि सरफाइसी में ड्रॉबैक क्या था, और जेटली जी के बातों से भी आपको समझ ही होगा। अभी आज के जो करंट एनपी है और उस समय जो जेटली जी 2002 में बोल रहे थे, उसमें 10 टाइम्स का फर्क है। उधर कुछ 90 कुछ थाउजेंड था, आज 8,50,000 करोड़ है। मतलब सरफाइसी भी इस चीज के लायक इसलिए भारत में आया आईबीसी। आप मुझे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का फर्क समझा सकते हो क्या? इंसॉल्वेंसी मतलब मैं बोलता हूं कि मैं एम अनेबल टू पे डेट्स। इंसॉल्वेंसी में मैं खुद बोलता हूं मैं पैसे नहीं दे सकता, तो हर आदमी लोन लेके ही बोलेगा मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं तो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी मतलब मैं पैसे नहीं दे सकता, ऐसा मैं खुद बोल रहा हूं। फिर जब कोई बैंक बोलती सच्ची मुच्ची पैसे नहीं दे सकता, बहुत ही बेकार है, खस्ता हो गया, मर गया, एक्चुअल में नहीं देने लायक है, तो उसको बैंकरप्सी बोलते हैं। तो फिर हर आदमी लोन लेके यही बोलेगा ना, भाई नहीं आप इंसॉल्वेंट हो गया मैं तो कल से 200 करोड़ लेता, ऐसे बैंक से बोलते टच नहीं करने का, इंसॉल्वेंट हो गया मैं। तो हर आदमी यही बोलेगा पैसे लिए इंसॉल्वेंट, हाथ नहीं लगाना, स्टैच्यू। इंसॉल्वेंसी मेरे बोलने से थोड़ी होगा, कोई तो कोर्ट आके मुझे बताना चाहिए कि मैं सच्ची मुच्ची इंसॉल्वेंट हूं, तो उसको बोलते बैंकरप्सी। इसलिए नाम लिखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। आगे ये लिखा है कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हो गए। कैन यू प्लीज रीड दिस कंक्लूजन, एक बार देख लीजिए। थर्ड वाला बुलेट पढ़ो। कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन मेजरली अमेंडेड एंड मेड हार्मोनियस टू द प्रोविजन। हार्मोनियस समझता है, इन ट्यून, मतलब उसने कंपनीज एक्ट ने अपने आप को आईबीसी के हिसाब से चेंज किया। समझा मैं क्या बोला? आगे ठीक है, वो तारीफ कर रहे हैं बहुत भारी करके। कौन तारीफ कर रहे हैं? वो आईबीसी चैप्टर बहुत बाप है, वो लेटेस्ट वाला है ना। और मतलब वो जेटली जी ने उसको क्या बिल ऐसा पास करा है पार्लियामेंट में, इसलिए तो बहुत दिन तक रुका। वो अनडिस्टेंड पावर देके रखे आईबीसी को, इसलिए तो बहुत दिन तक संघर्ष हो रहे थे उसके ऊपर। वो जब आप वो आधा घंटा सुनोगे ना, तो आपको समझेगा वो क्या क्या बोल रहा था उसमें। मतलब कई लोग बोल रहे थे ना, इतना क्या पावर दे दिया आपने, क्या कर दिया है, ऐसा थोड़ी ना रहता, सब एक्ट कॉमेंट करा रहे, तो उसमें वो संघर्ष है। ये है स्टेजेस। आप मुझे बताओगे इन शब्दों में क्या फर्क है? सारे सिम्टम्स लगते हैं, सिनोनिम्स लगते, सिनोनिम्स एक जैसे। कैसे बताओ? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी में मतलब खुद बोलता हूं आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट। बैंकरप्सी में लीगली कहते हैं कि ये पैसे, लीगली कोर्ट कहता है ये नहीं, सच में मर रहा है आदमी। वाइंडिंग अप मतलब क्या? लिक्विडेटर को बुलाया जाता है, लिक्विडेटर एक एक एसेट बेचता है, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। और जिस दिन लिक्विडेटर आके बाद में बोलता है कि नहीं हो गया इसका लिक्विडेशन, तो वो किसको बोलेगा? नहीं, एनसीएलटी को बोलेगा कि हे एनसीएलटी मैंने सारा काम करवा दिया, तो उस दिन कंपनी हो जाती है लिक्विडेट। समझा क्या होती? वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन दोनों में फर्क है ना। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस ऑफ 2-3 years, लिक्विडेशन इज एन इवेंट, एक दिन में हो गया। लिक्विडेशन तो एक दिन में होता है, वाइंडिंग अप 2-3 साल चलता है। भाई ये एसेट बेच, वो एसेट बेच, लोगों का पैसा चुका। जिस दिन वाइंडिंग अप खत्म होगा तो उस दिन लिक्विडेशन हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? फिर वो लिक्विडेट होने के बाद में हम आरओसी को बोलते हैं, हे आरओसी मेरा जो नाम था ना वो रजिस्टर से हटा दो, उसका नाम होता है डिसोल्यूशन। तो कंपनी तब डिसॉल्व हो जाती है। ये शब्दों की टर्मिनोलॉजी समझना, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में ऐसा नाम आएंगे तो आप परेशान होंगे, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। पांचों देख के एक ही लगता है, पांचों मरते हुए कंपनी के नाम है, पर मरते हुए कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका नाम बदलता चलता है। अभी वाइंडिंग अप चल रहा है, अभी लिक्विडेशन हो गया, अब डिसोल्यूशन हो गया। समझा क्या? वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी का फर्क समझा क्या? इंसॉल्वेंसी में पैसा नहीं दे रहा है, पर अभी तक लिक्विडेटर आया नहीं। जब लिक्विडेटर आ जाएगा तो उसी का नाम हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप चालू हो गया। वाइंडिंग अप आया था 271 सेक्शन से चालू किया था हमने। वो लोग अप्लाई करते हैं एनसीएलटी को, याद है क्या?
271 के मुद्दे 272 के लोग एनसीएलटी में अप्लाई करते हैं, फिर 273 में वो बोलेगा कि आखिर इसका क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ना 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 रुको, अभी तो मैं बहुत गहरा, अभी तो मैं शुरुआत हुई, मैं तो ऊपर ही हूं अभी। आप लोग के लिए न्यूज सुना, न्यूज खुशखबरी है और एक बैड न्यूज भी है। अभी तक आपके सिलेबस में इतना ही पार्ट कवर किया गया है। अभी तक ये चीजें, ये सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। ये खुशखबरी है कि यहां पे लिखा है कॉर्पोरेट पर्सन ही, अगर समझो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बैंक। आप हो कॉर्पोरेट, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड हो, तो आपने पैसे नहीं दिए तो मैं कहां जाऊंगा, NCLT। पर सोचो मैं बैंक हूं और आप एक पार्टनरशिप फर्म हो या आप इंडिविजुअल आदमी हो। अरे इंडिविजुअल आदमी भी तो पैसे नहीं डुबा, पैसे डुबा सकते हैं ना। अरे इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म भी तो पैसे डुबा सकता है, सिर्फ कंपनी डुबाएंगी? कंपनी डुबाएंगी ना तो NCLT के पास जाएंगे, और ये लोग डुबाएंगे ना इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, तो उसके लिए जाएंगे DRT के पास। क्या देंगे? DRT के पास। दोनों का भी नाम क्या होता है मालूम क्या? AA, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसलिए कभी AA NCLT होता है, कभी AA DRT होता है। अरे यार मेरे पैसे आपने डुबाए, अगर आप कंपनी है तो मैं आपकी कंप्लेन NCLT के पास ले जाऊंगा, तो उस केस में AA हो गया NCLT। और आप एक आम आदमी, साधारण इंडिविजुअल हो, आप पैसे नहीं दे रहे, तो मैं फिर भी वापस AA के पास जाऊंगा, पर आपकी और A हो जाएंगे DRT। अच्छी खबर क्या मालूम क्या? हमारे सिलेबस में ये पार्टी नहीं है, तो हमें कभी DRT का जिक्र ही नहीं करना। CA पैनल वालों को सिर्फ इतना ही दिया है। बुरी खबर जानोगे, ICAI ने ठान लिया है, प्लान कर लिया है, जितने भी लोग इस अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे उनके लिए एक तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे, बोनस देंगे। अगली बार आपका नॉलेज बढ़ाने हेतु आपको तीनों चीजें दी जाएगी, ताकि आप इस चैप्टर में बहुत आगे जाओ। मार्क्स उतने ही रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर मिलेंगे अमेंडमेंट के साथ, इसी जगह इसी समय 6 महीने बाद। फैसला आपके हाथ में। 6 महीने जब तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ बात थी, पर आ सकता है। अभी तक तो ICAI, वैसे वो आ चुका है, सिर्फ ICAI ने अपने सिलेबस में डाला। CS में तो IBC नाम का एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया 100 मार्क। समझे आप? इज्जत है उसकी, IBC की, ऐसा समझना, उसको हल्के मत लेना। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ रहे हैं बस। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमारे जिंदगी में अभी है नहीं। तुम जो आए जिंदगी में अभी तक नहीं आए, 3 भी नहीं आए, 4 भी नहीं, 5 भी, अभी जिंदगी में अधूरे आए। अगर इस कंपनी में, इधर है स्क्रीन पे देखना, महेश क्या देख रहा तू? इधर उधर, अच्छा इधर देख रहा। कौन है? क्या बोल रहे? दे दे मेरे पैसे, दे दे। किसको बोला? कंपनी को। कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो ये कहां जाएगा? और NCLT क्या बोलेगी? अपॉइंट किसको? इसकी आंखों में देखो CA लग रहा है ये। ऐसे लोग IP बनते। आप सभी के एक खुशखबर, आप अलग धंधा बोल के IP बन सकते हो रोजाना प्रैक्टिस के साथ में। कुछ कंपनीज के आप IP बन सकते हो। ये देखो कुछ हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्टर हट जाएंगे। तुम्हारे बाप की कंपनी थी, है नहीं। ये भी तुम्हारे बाप की कंपनी थी, है नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने ही तुम्हारे गलत काम की वजह से कंपनी को इतना अच्छी तरह से डुबाया ना तुमने। अब भरो। अब तुमने जो करना था ना, करिश्मा दिखा दे। तुम्हारी ही गलत स्ट्रैटेजी की वजह से ये कंपनी इतनी डूब गई है। अब तुम हट जाओ इज्जत में। अभी हमारा हीरो आएगा, मैं हूं हीरो तेरा। पूरी कंपनी अब मैनेज कर। जैसे वीडियोकॉन के केस में, बताओ बच्चों कौन आया? जैन साहब आओ। जैन साहब को इस शो में बुलाते हैं। जैन IP, और बोलो किस में? वीडियो कौन? क्या कुछ गलती आया या वीडियोकॉन के नाम से? जान दो, IBC लिखता हूं मैं। आ गया। इस पूरे प्रोसेस का नाम था CRP। इस पूरे प्रोसेस का नाम
इस पूरे प्रोसेस का नाम CIRP होता है। वो पूरा जो होता है ना 180 दिन से लेके, वो क्या लिखा है? Videocon Industries announced that NCLT Mumbai wide an order dated 6 June 2018 has admitted the reference for initiation of a corporate insolvency resolution process. In respect of Videocon Industry under Section 7 of IBC, by the said order, Arun Jain को लाया गया, has been appointed as what? IRP. ये IRP क्या होता है? इसका नाम RP क्यों नहीं है? IRP है. What is the meaning IRP? IRP को 30 दिन तक काम करने देते, सिर्फ 30 दिन, और वो 30 दिन में कंपनी के क्रेडिटर्स को बोलता है तुम अपने क्लेम सबमिट करो मुझे। अब यार देखो ये SBI ने अप्लाई किया था क्या? किसने? SBI ने अप्लाई किया ना। अरे कौन है इनका क्रेडिटर? SBI। SBI अकेला ही वीडियोकॉन का क्रेडिटर है क्या? यार क्या बोलते हैं आप? चलो एक बार देख लो वीडियोकॉन के क्रेडिटर्स कौन कौन है। आज एकदम प्रैक्टिकली पढ़ लेते साला। वीडियोकॉन क्रेडिटर्स, सिर्फ वीडियोकॉन अकेला ही क्या? क्या इसके बैलेंस शीट पे समझ में आया क्या? नहीं, SBI पर, SBI जैसे बहुत सारी बैंक और भी होगी। अरे कुछ मेरा सवाल का समझ आया था क्या? इसमें बोल रहा है तू? मैं सच में आया था क्या? नहीं, मुझे क्यों दिखाना था ये? वो 30 दिन में करता क्या है मालूम क्या? वो सारे क्रेडिटर को सब ऐलान करेगा, जिसका केस है, जिसके पैसे सब मेरे को बोल दो, तो सब लोग अपना क्लेम, भाई मेरे 200 करोड़, कोई बोलेगा मेरे 300, कोई बोलेगा मेरे 400, सब लोग बोलेंगे। SBI ने सिर्फ बोला है, देयर आर लॉट ऑफ अदर बैंक्स जिन्होंने 50, 100, 200 कुछ दिया होगा, तो सबकी मीटिंग बुलाता है। कौन? ये जैन साहब। कौन है जैन साहब? आया ना ये अनुज जैन क्या करेगा? सबकी मीटिंग बुलाएगा। देखो यहां जैन साहब लिखा है। अभी जैन साहब क्या करेंगे? ये सिर्फ ये अनुज जैन है ना, ये जो बंदा है, ये सिर्फ क्या करेगा? 30 दिन के अंदर नोटिस बुलाएगा। क्या सर्च पर अनुज जैन, कोई तो आदमी है, भारी होगा। हाँ, कहां का ये? जो भी है, इस चेहरे का दिखाता हूं मैं, अनुज जैन। हाँ, करियर काउंसलर। करूं क्या मैं देख के उसका फोटो वोटो नहीं मिलता क्या? हाँ, यही है वो, शक्ल से लग रहा CA है क्या? ये अरुण जैन साहब है। ये IRP है, IP नहीं। आप मुझे समझ रहे? नहीं सुनो, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। 30 दिन के अंदर सबको बोलेंगे आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, क्या आओ भाई? बोलो भाई, बोलो भाई, क्या बोलो भाई? बोलो भाई, कितना पैसा है? सब लोग बोलेंगे मेरा इतना, मेरा इतना, मेरा इतना। फिर वो सबकी मीटिंग बुलाएगा। ये सब काम 30 दिन में हो रहा है। अब वीडियोकॉन के चक्कर में आ गए होगा सब। ये सब लोग आएंगे, बैठेंगे, मीटिंग होगी। फिर मीटिंग में ये लोग फैसला करेंगे कि इस IRP को IP रखना है या किसी और को लाना है। मान लो इस बंदे की आंखों में उनको लगता है कुछ एक वो बात है जो कंपनी को उभार सकता है, तो यही IRP IP बन जाएगा, जो 180 दिन में रिवाइवल प्लान खड़ा करेगा। या फिर उनको लगता है ये आदमी छुचोरा है, इसके नॉलेज कुछ है नहीं, इसी का हवा है, तो इस IRP को हटाकर नया IP चुनेंगे। जरूरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी IRP विल बिकम IP। आज तो जो होगा ना, इस मैं बोल रहा हूं ना, क्या चल रहा है आज, ये जो चैप्टर ना, मां कसम आपके दिमाग में ठोक के रख दूंगा। आपको लगेगा यार चैप्टर है कि नॉलेज है सिर्फ, आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। साइली जी, आपके साथ में कुछ हो रहा है? साइली जी, आज अपने आप को संभालना होगा आपको। देश डूब रही है साइली जी, देश डूब रहा है। आप जैसे युवाओं को आगे आना होगा।
बोलो मैंने सबसे अच्छे काम क्या किया जिंदगी में? इस पूरे चैप्टर के 32 सेक्शंस का एक ही मास्टर चार्ट बना दिया। अगर आपकी बुक के 25 पेज अगर नहीं पढ़ेंगे ना, आप ये पढ़ लेंगे ना, बात बराबर हो जाएगी। अब समझे मेरी क्लास क्यों करते लोग इंडिया में? मैं चीजों को इंटरेस्टिंग बना देता हूं प्रैक्टिकल फॉर्म में। क्या वो आईबीसी आया है, बच्चों ने सर आईबीसी आ गया, समझ तो गया, अब इसको रिवाइज कैसे करें? रातों रात उनके लिए चार्ट बनाए और जनहित में जारी किया। कोई भी देखे, भावना हो नहीं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट पढ़े। देखो आओ, ये इस समय एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेशन टू ए नहीं, कौन है एप्लीकेशन दे रहा पर? एसबीआई। वीडियोकॉन की कॉन्टेस्ट में एसबीआई ने अप्लाई किया। किसको किया? एनसीएलटी। इस समय ए कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी को 14 दिन का वक्त मिलेगा। अरे बोल रहे हाँ बोले। अच्छा वो 14 दिन का वक्त क्यों ले रहा है? अरे हर आदमी बोले अच्छा कल चके स्वप्निल पाटनी के खिलाफ बोल दिया, स्वप्निल पाटनी ने पैसे नहीं दिए तो लगे मेरे खिलाफ चलो। अरे वो 4 लोगों में पूछेंगे ना सच में स्वप्निल पाटनी में और को 2-4 लोगों का पैसा डुबाया है क्या? सच में मैं अपने एम्प्लॉय को पैसा, मतलब मेरे और भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक करते हुए देंगे ना आदेश। क्या लगे एक नहीं आप लगे चलो। अरे किसी कंपनी का आईपी ये चालू रहा ना आईबीसी, मतलब उसके लिए कलंक लगा हुआ है। इतना आसान नहीं। वीडियोकॉन के लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे आज। ये आईबीसी कोई सत्कार नहीं हो उसका। बोलो क्या आईबीसी यार तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है। आईबीसी है नीच। कभी ने कुत्ते तेरा आईबीसी चालू हुआ? ऐसा है, वो गाली है आईबीसी बोलो तो। पानी पी रहा हूं। आईबीसी किसी कंपनी के लिए अच्छे सिम्टम्स नहीं है भाई और बहनों। आईबीसी तो कलंक है। तुम अपने आप को संभालो। ब्रेक होगा तब होगा। बॉडी की मूवमेंट बंद करो, कंसंट्रेट करो। 14 डेज में हां बोलेंगे वरना ना बोलेंगे। उसके 7 दिनों के अंदर किसको बोलेंगे? ये क्या हो रहे है? क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? क्रेडिटर्स को सिर्फ ऐसे इन्फॉर्म कर देंगे ऐसा कुछ एसबीआई ने अप्लाई किया है, तो बाकी वीडियोकॉन के बैलेंस शीट पे जितने क्रेडिटर दिखेंगे सबको सिर्फ बोल देंगे देखो भाई एसबीआई ने ऐसा बोला है। और जिस दिन से एडमिट किया, ध्यान से सुनना, पूरा सेक्शन आपके बुक के अंदर यही लिखा हुआ जो मैंने चार्ट पे लिखा हुआ है। 14 डेज के अंदर बोलो क्या होगा? जिस दिन से एडमिट किया, एडमिट 14 दिन के अंदर, जिस दिन एडमिट किया उसके 14 दिन आगे आईआरपी, मतलब अपने कौन से जैन साहब, अनुज जैन साहब अपॉइंट हुए इस दिन पे। अनुज जैन साहब को क्या करना है? देखो उनका जो पीरियड है ना 30 दिन का है। देखो वहां से झंडा चालू हो रहा है। देखो ये 30 दिन है। 30 दिन में क्या उखाड़ लेंगे? बहुत कुछ। नंबर 1 पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे मैं आ चुका हूं, मुझको पहचान लो, मैं हूं आईपी, आ गया हूं मैं। अब हुई क्रेडिटर्स टू सबमिट व्हाट? क्या लिखा है? हाँ बोलो भाई किस किस का कितना है? मैं कौन? सब सुदीप जैन को बोलेंगे, अनुज जैन को। ले भाई ले भाई ले भाई, सबने बोला। कोई बोलेगा 300, कोई बोलेंगे 500। मेरे भी वीडियो कॉल 200 करोड़। स्वप्निल पाटिल ने बोला मेरे 200 करोड़ है। महेश बोल रहा है आपके 200 है साहब, मैं 400 करोड़ देखिए बेटा। हर आदमी अपना हाथ धो रहा है। सबके क्लेम पास नहीं होंगे, हम छिचोरे दोनों। 1000 में मेरे भी 200 पे क्या सबके देंगे क्या? वो यहां पे इस तरीका है आईआरपी वेरीफाई द क्लेम। मैं इसको पहले धक्के मार निकाला, मुझे थोड़ा बाद में निकाला हम दोनों को भी। ये बड़ा छिचोरा में कम वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पैसे थे ही नहीं, इसका मतलब आप अनुज जैन साहब को एडा नहीं बना सकते। वो चेक करेंगे हमारे क्लेम है कि नहीं। और जिन जिनको क्लेम सच में है, जैसे एसबीआई ऐसे वाकई में जो जेन्युइन क्लेम्स है, उनका एक कमेटी बनाया जाएगा। ये सब काम 30 दिनों में ही हो रहा है। अरे समझ रहे नहीं आप? और ये कमेटी की स्थापना हुई। ये सारे काम वो 30 दिनों में कर रहा है। फिर कमेटी बनाएंगे एक मीटिंग, और मीटिंग में बोल रहे इसी आईआरपी मतलब अनुज जैन को ही आरपी बना देंगे। इसी आईआरपी को आरपी बना दे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, मतलब इंटरिम वर्ड हट जाएगा। अरे इंटरिम बोल तो 30 दिन वाला। और या फिर हो सकता है रिप्लेस आईआरपी बाय रिजोल्यूशन अनादर। दूसरा अनुज जैन, उनको तो इसमें वो बात नहीं है। अरे भारत में बहुत लोग हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिए।
आपको भी करना है तो कर सकते हो। एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट करते हैं? सीए, सीडब्ल्यू, सीएमए, सीएस, तीनों जगह पे आप एग्जाम दे सकते हो। पर उसके लिए क्राइटेरिया बहुत बारीक, 10-15 साल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। ऐसा आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं, वो उसको प्रैक्टिसिंग चाहिए, मतलब वाकई में कुछ इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए उसको। क्योंकि किसी कंपनी को, वीडियोकॉन जैसे कंपनी को सोचो कम बैक वाला प्लान बनाना, ये कोई आयरे गहरे सीए का काम नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियोकॉन कोई मजाक नहीं है। वो जैन साहब को दम निकल जाएगा वीडियोकॉन को रिवाइवल करते करते। मतलब जैन साहब को उतना टेक्निकली साउंड रहना पड़ेगा। वो क्या वीडियोकॉन बिजनेस कर रहा था, ऐसे कोई सीए जो ये जीएसटी का रिटर्न फाइल करता वो जाके नहीं बैठेगा वहां पे। ही शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकली कि ये कंपनी को रिवाइवल कैसे होगा, मतलब उसको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल टच चाहिए। और आपको बताइए कौन से आईआरपी को और आरपी को लाया जाएगा, जिसको उस आईआरपी भी ऐसा आईआरपी होना चाहिए जिसको वीडियोकॉन के बिजनेस का थोड़ी समझ हो। समझ के लोग क्या बोल रहे हो? तो हो सकता है रिप्लेसमेंट भी हो जाए। तो ये बोलेंगे साहब ये मीटिंग में, साहब ये जो आदमी भेजा है ना, मजा नहीं इसमें, कुछ नया भेजो जिसमें कुछ खास हो, जिसमें कुछ वीडियोकॉन के बिजनेस समझने के लिए नॉलेज हो। तो देखो ना लिखा है, वापस ही कहां जाएंगे? इसको चुना कि किसने मेरा था? ए ने। एनसीएलटी के पास में दुकान है इसकी, एनसीएलटी के पास में दुकान नहीं, एक्चुअली दुकान है इनके पास में, आईसीआई उनके पास में। आईसीआई सुन के लो, आईपीए बोलते हैं आईसीआई को, क्या? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट। क्या बोला हमने? एजेंट है। ये एजेंट क्यों है? बिकॉज आईसीआई इसके पेपर सेट नहीं करती, पेपर तो सेट करता आईबी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, एक आईबी बोर्ड, वो बोर्ड इसके पेपर सेट करता है। आईसीआई और आईसीएस है तो सिर्फ पेपर कंडक्टर है, कंडक्टर, इसलिए उनको बोला एजेंट। अपने सीए का पेपर कैसा सीए सेट करता है आईसीआई, वैसे इसके पेपर वो नहीं सेट करते, उसका बोर्ड ही अलग है। तो मैन्युफैक्चरिंग का और ही बोर्ड के पास, ये तो सिर्फ एजेंट है। और तो एनसीएलटी के संबंध उस बोर्ड से है। तो जब भी आपने बोला ना हमको एजेंट दो, तो उसके वो बोलता है बोर्ड को फोन लगा, भेज रहे दो, भेज तो उनके उसमें लिस्ट है कौन से लोगों ने एग्जाम पास किए, किन के पास लिस्ट। हाँ, फिर वो बोर्ड को बोलेगा, फिर बोर्ड बोलेगा ठीक है कंफर्म करेगा, दूसरा भेजता हूं, अनुज नहीं तो कोई और भेजता हूं, अनुप्रिया भेजता हूं। अरे कोई भी चाहिए चिंटी, तो दूसरी चाहिए, मतलब अनुज में मजा नहीं है। यहां तक शायद से आपको समझ में आ रहा हो। वैसे मेरा ये कर क्या लेगा? ये बहुत कुछ करने वाला है। ये क्या करता है मालूम क्या? ये बंदा जो आया था, अब मान लो अनुप्रिया आ गया एग्जाम्पल, तो अनुप्रिया हो चाहे अनुज हो, काम क्या करेंगे? अरे इमेज समझ लो, 32 सेक्शन खत्म हो गए, इस चैप्टर में 52 सेक्शन है, 32 सेक्शन इसी इमेज पे खत्म हो रहे हैं। बताओ क्या होगा उसके बाद में? ये क्या करता है? सर्कुलेशन ऑफ, सुन के लो, ये अनुप्रिया हो या अनुज हो, वो क्या करेंगे? वीडियोकॉन के एक असेट्स को लिखेंगे, एक लाइबिलिटी को लिखेंगे, कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कंपनी को कितना कम गिर रहा, पूरा हिसाब, कंपनी का बिजनेस कैसा है, वीडियोकॉन टीवी का मार्केट शेयर कितना है, वीडियोकॉन डीटेल्स का मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटर्स कौन से है। अरे भाई बिजनेस को वापस रिवाइवल करना है ना, तो आज क्या कंपटीशन है, रेट क्या है, कंपटीशन किस कदर है, कितना लोन है, कितना डेट है, कंपनी के शेयर्स कितने हैं, एडवांसेस कितने, पूरा हिसाब निकाले, पूरा इंफॉर्मेशन का खजाना बनाएगा। कौन? अनुप्रिया हो या अनुज हो। फिर वो बना के देंगे एसबीआई के पास। किसके पास? सर क्या बोल रहे हैं आपको सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा, अनुज प्लान नहीं बना रहा, कहानी में ट्विस्ट। अनुप्रिया भी प्लान नहीं बना रहा, कहानी में ट्विस्ट। प्लान कौन बना रहा है? एसबीआई। सर क्या बोल रहे हैं आप? एसबीआई तो सिर्फ एप्लीकेंट है, खुजली किसको दी? तूने बहुत, तुझे होशियारी थी ना, बना प्लान। तू एसबीआई, अगर तू ये बिजनेस करता वीडियो करता तो तू कैसे करता? वीडियो को एसबीआई बोलता है यार मैं बैंकर हूं, मैं क्या बिजनेस चला रहा? नहीं तू बोल ना, बाकी मैं देखता हूं कि तू कैसे बनाता है। तो ये जो अनुप्रिया है ना, उसको चांस देखो ना, लिखा है अनुप्रिया उसको चांस दे रही, किसको? एसबीआई को, या फिर अनुज किसको चांस दे रहा है? फिर एसबीआई क्या करता है? उनका प्लान सबमिट करता है, दिखा है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, हु वाज द एप्लीकेंट? एसबीआई। सबमिट दिस प्लान टू आरपी। वैसे सिर्फ उनको सबमिट करने बोल रहे हैं, बाकी तो उसका वेरिफिकेशन कौन करने वाला है? आज भी अनुप्रिया करेंगी। अनुप्रिया से बोले तुम बना के देखो, फिर बाकी तो मैं अमेंडमेंट कर दूंगी मुझे जो चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे होशियार हूं, पर मैं तुम्हें चांस दे रही हूं कि तुम कैसा प्लान बना दो। फिर अगर आरपी ने उसके ऊपर अमेंडमेंट किया या कुछ भी किया होगा, एज इट इज एक्सेप्ट किया होगा, और आरपी को लगता, मतलब अनुप्रिया को लगता है ये नहीं सही प्लान बना, सटीक प्लान बना है, कंपनी रिवाइवल हो जाएगी इससे, तो सबमिट किसको देंगे? सीओसी, मतलब जितने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन कौन है?
अरे एसबीआई जैसे 10 बैंक और होंगी, सब लोग उस प्लान को देखेंगे, अरे क्या प्लान बनाया बाप, टीवी तो बहुत भारी सेल हो जाएगा टीवी का, डीटीएच का सेल, वो पूरा प्रोजेक्टेड प्लान बनाएंगे। देखो अगर इस प्लान से चलेंगे ना, भारत में एक साल में हम 50,000 टीवी बेच देंगे। डीटीएच लाखों डीटीएच अपने वो देंगे। एक कौन सी मूवी आई थी देखो, उसमें डीटीएच वीडियोकॉन डीटीएच का ऐड किया था, सलमान खान की मूवी थी देखो, सुल्तान। वैसा ही बोलेंगे, रिवाइवल करेंगे, इस मूवी में ऐड देंगे, उस मूवी में ऐड देंगे, ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव को बनाएंगे। सुनो ना, कुछ भी बोलेंगे, जो भी बोलना है वो प्लान में लिखेंगे, और उससे वो प्रूव करेगा कि अगर सीओसी को लगता है ये जो प्लान है ना इतना सही है, इतना सही प्लान है कि इस प्लान से कंपनी कम बैक कर जाएगी, और वो सीओसी को पसंद है, सीओसी प्लान देगा एनसीएलटी को, बिकॉज एनसीएलटी ने उनको 180 दिन की मोहलत दी थी, और एनसीएलटी को लगा क्या प्लान होना यार, पर एनसीएलटी को पसंद आना चाहिए प्लान, बिकॉज एनसीएलटी ने तो अपॉइंट किया था इस आईआईपी को और आईआरपी को। प्लान क्या आप बनाने किसने बोला था? एसबीआई एनसीएलटी के पास गया था, एनसीएलटी ने खुद करने के बदले आईआरपी को चुना था, तो आईआरपी और आईपी की इतनी मजा लेके खुद से हाँ बोलेंगे, तो उन्होंने हाँ बोला, फिर सीओसी ने हाँ बोला, फिर बाद में अगर एनसीएलटी को लगता है कि ये प्लान सचमुच कामयाब हो सकता है, इस प्लान के कारण अगले 2-3 साल में कंपनी कम बैक, 180 दिन में कंपनी कम बैक नहीं करेगी, ढोक लो 180 दिन में सिर्फ प्लान बन रहे हैं, आपको कोई ये गलत फैमिली तो नहीं हो रही है? 180 दिन में पैसे नहीं आए, प्लानिंग है सिर्फ, और वो एक्सेप्ट हुआ तो आप समझेंगे सीआईआरपी कंप्लीट। और इसके बाद वाली जो एरो है ना, आप वैसे कंपनी चलेगी जैसा उस प्लान में अनुप्रिया ने और अनुज ने प्लान बनाया था। ये आपके चैप्टर के 32 सेक्शंस है, जो इतना ये चार्ट है ना, सब पूरे 32 हो गए इसमें। चैप्टर इधर ही 75% चैप्टर दिखा रहा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात, बीच वाले 10 सेक्शन है ही नहीं, मतलब 42 से 52 सेक्शन ही नहीं अपने को एप्लीकेबल। अरे नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? वो बोल रहा क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं? खुश हो रहा कि नाराज हो रहा? अच्छी बात है नहीं है तो मतलब 32 के बाद में केवल 10 सेक्शन बचेंगे, तो ये चार्ट आपका 75% सिलेबस खत्म करता है। अगर ये चार्ट समझ गया तो समझ जाओ, अब आने वाले जो आज और कल 2-3 घंटे जो मैं बकवास करूंगा ना इस क्लास में, तो आपको ऐसा दिमाग में घुसेड़ जाएगा, इस चार्ट के बारे एक शब्द भी बोलेगा नहीं, यही लाइन पे बोलता रहेगा, सिर्फ इसी को विस्तार में बोलेगा, पर लाइन ये होगी। समझे क्या? ये 90 डेज क्या बोला रहे? ये तो कोई लोग देखो 2 झंडे दिख रहे होंगे आपको, ये झंडा यहां पे एक दिख रहा है, ये फ्लैग यहां पे दिख रहा है, दोनों बीच में 180 दिन दिख रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मतलब जिस दिन से उसका क्लेम एक्सेप्ट किया था, मतलब उसने बोला था कि मुझे इसका वो चालू करना है आईबीसी, तो जिस दिन से एक्सेप्ट किया था, आईआरपी आया था उस दिन से नहीं बोल रहा है वो। इसका मतलब आईआरपी को 180 माइनस 14 डेज मिल रहे हैं, क्योंकि आईआरपी एक्सेप्ट करने के 14 दिन के अंदर आता है, तो बेचारे के पास में तो 166 डेज ही एक्चुअली में ये सब करने के लिए पूरा। तो सोचो इस 180 दिन के अंदर वो काम नहीं कर पाया ना, तो सीओसी बोलेगा यार मैं अनुज जैन, हेड ईयर सीओसी, प्लीज अलाउ मी, मैं वंडर क्रिएट कर सकता हूं, मैं बहुत भारी प्लान बना रहा हूं, गिव मी 90 डेज मोर। और सीओसी ने अगर बोला नहीं करने दो, तो सीओसी का अप्रूवल जाएगा, तो एनसीएलटी वापस 90 डेज का ग्रेस पीरियड देगा। देखो लिखा है एक्सटेंशन नॉट एक्सटेंडिंग 90, मतलब पूरा मिला के 9 महीने के अंदर कंपनी का प्लान मैक्सिमम बन जाना चाहिए। कंपनी सवर गई, ये कंपनी को तारने का प्लान चलो के मारने का। तो बताओ इसके बाद वाले चैप्टर में क्या होगा? जिसका दिमाग है, सपोज आप जेटली हो तो क्या प्लान बना था, इसके बाद में क्या आता चैप्टर में? समझो कंपनी तर गई तो ठीक है, नहीं तरी तो तारने का, नहीं तो फिर मारने का। अब करने ने जो करने की कोशिश कर लिया ना, अब फिर भी कंपनी की हालत खस्ता जो ठीक खस्ता ही है, तो आप क्या बोलेंगे चैप्टर? फिर करो यार, चलो लिक्विडेट करो, चलो मार डालो, दे दो सबके पैसे जो बेच रहे। फिर वो वाइंडिंग अप चैप्टर जैसे चल रहा है ना, बुलाओ लिक्विडेटर को, फिर क्या करते हैं अनुज को ही बोलते तू लिक्विडेटर बन जा। तो चेहरा एक काम अनेक। पहले वो तारने का प्लान किया, नहीं तर रहा है, तो दैट आईपी विल बिकम द लिक्विडेटर, और वाइंडिंग अप चैप्टर इसके बॉडी में घुस जाएगा। समझा? इसके बॉडी में वाइंडिंग अप घुसेगा, फिर वो क्या करेगा, एक एसेट बेच के सारे पैसे चुकाएंगा, बचे तो बचे, जिनको मिले उस सीक्वेंस के हिसाब से जो आपने देखा ना सीक्वेंस आया था। तो 32 सेक्शन से लेके 52-53 सेक्शंस तक कंपनी को कत्लेआम होगा, मारने का।
क्योंकि 32 सेक्शन में तार रहेगा किए थे। अब नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे? अरे तो ये बोलेगा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या करेंगे? वापस क्रेडिटर वापस बोलेंगे मेंबर तुम आके बैठो। अरे वो तो वैसे ही मरे हुए लोग हैं। इतने होशियार लोगों से कंपनी नहीं चल रही, जो अनुज और अनुप्रिया जो होशियार लोग थे वो नहीं कुछ कर पाए। बुला के तो वीडियोकॉन के मेंबर को वापस मत बुलाओ। ए तू लिक्विडेट कर रहे हैं, अब एनसीएलटी बोलेगा ए लिक्विडेट चालू करा था, चला स्टार्ट लिक्विडेटिंग ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सेल इट आउट, पैसे रिकवर करो, दे दो सबके पैसे वापस, जो बचेगा बचेगा। तो हो सकता है एसबीआई को थोड़े बहुत पैसे जो मिलने तो मिल जाएंगे, पर बेच के मिलेंगे। पर इसमें एक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हो सकता है अनुप्रिया और अनुज वंडर कर जाए। हो सकता है अभी कई लोग रख रहे ना वीडियोकॉन मर गई, मरी नहीं है। वीडियोकॉन के प्रोडक्ट आज भी दुकानों पर अवेलेबल है, माइंडेड, और मिलते ही रहेंगे। अगर ये सक्सेसफुल, इंशाल्लाह का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। अरे कुछ बोला आगे? ईद मुबारक है। बताओ बच्चों, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। आप मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल के आ रहा हूं? ये अगर प्लान चल गया ना, इंशाल्लाह हो सकता है वीडियोकॉन के नए नए प्रोडक्ट्स और मार्केट में आएंगे। हाँ हो सकता है ना, ये होशियार लोग हैं, हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाए। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर पूरा आगे कैसे जाने वाला है उसका आपको दिमाग में अभी ये जो है ना 1-1.5 घंटा जो डिस्कस किया ना, ये चैप्टर में अभी एक भी कंसेप्चुअल डाउट नहीं आने देगा। समझे?